आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस सर्किट को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कैसे करते हैं, आप ये देखो कि इस सर्किट की बैटरी कहाँ पे लगी हुई है ना, क्योंकि बैटरी ही वो चीज़ है जो सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस देती है, इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रिकल चार्जेस को वो एनर्जी देती है, ताकि वो ये जो कठिन सा रास्ता है ना जिसमें कितने सारे ये रजिस्टर्स है ना, इसके थ्रू वो फ्लो होकर चार्जेस एक पूरी साइकिल कंप्लीट कर लें। तो ये एनर्जी बैटरी ही प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि बैटरी कहाँ पे है इसकी, है ना। आपने इसको ध्यान से देखा, यहाँ पे तो सब ये रजिस्टर्स लगे हुए हैं ना, तो बैटरी कहाँ है आपकी, ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। ओके, अब हमको क्या करना है कि इस सर्किट को फिर से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कौन सी चीज़ किससे कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, है ना। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे सिर्फ सर्किट को देख के ही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी से पजल्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो कभी भी उसको ड्रॉ करना सीखते ही नहीं है। वो कभी ये एफर्ट नहीं लगाते कि सर्किट को हम फिर से ड्रॉ करें। और ऐसा जब आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो तो उस दौरान ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से आपकी जो सर्किट की इनसाइट्स बढ़ेंगी, आपको वो चीज़ डायरेक्टली समझ में आ जाएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। ये पूरा ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, ये सिंप्लीफाइड हो जाएगी, ठीक है। वैसे भी जब हम देखते हैं कि कोई बनी बनाई चीज़ जब हमको दी जाती है तो वो इतना समझ में नहीं आती। जब आप उसको खुद बना के देखते हो तो उसकी पूरी वर्किंग समझ में आ जाती है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस सर्किट को फिर से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ओके, ओके, तो आपने देखा कि एक 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। ये 5 वोल्ट की बैटरी है जो कि सर्किट को एनर्जी देती है या पोटेंशियल डिफरेंस देती है ना। ओके, बैटरी में एक हाई पोटेंशियल होता है, एक लो पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, जैसे कि आपने फिजिक्स की लैब में देखा होगा, है ना। ओके, अब पॉजिटिव टर्मिनल से एक तार कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल से एक तार कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है। अब आप ये देखो कि बैटरी से ये 2 तार कनेक्टेड हो रहे हैं, तो वो ये कौन से 2 तार हैं, है ना। आपको क्या करना है कि ड्रॉ करते वक्त जब आप इस सर्किट को ड्रॉ करोगे तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ किससे कनेक्टेड है, सिर्फ उस कनेक्शंस पे ध्यान देना है। आपको ये ध्यान देना है कि वायर का एक सिरा कहाँ पे कनेक्टेड है और दूसरा सिरा कहाँ पे कनेक्टेड है, सिर्फ इस बात की हमको चिंता करनी है। इस सर्किट ड्राइंग करने में कितना अच्छा लग रहा है, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, जैसे कि ये जो सर्किट बना हुआ है काफ़ी रेक्टेंगुलर स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन हमको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि जब वायर्स कनेक्टेड होते हैं तो सिर्फ उसके जो कनेक्शंस हैं वो मैटर करते हैं कि वायर का एक सिरा कहाँ पे कनेक्टेड है और दूसरा सिरा कहाँ पे कनेक्टेड है। और आपने देखा होगा कि जो वायर वगैरह हैं वो तो ऐसे ही मुड़े हुए पड़े रहते हैं, है ना। तो इनका ये जो अच्छी सी ड्राइंग बनी हुई है इसकी चिंता नहीं करनी है आपको सिर्फ ये देखना है कि वायर का एक सिरा कहाँ पे कनेक्टेड है और दूसरा सिरा कहाँ पे कनेक्टेड है। सिर्फ ये ध्यान रख के इस सर्किट को फिर से ड्रॉ करना है, ठीक है। ठीक है, अब आप इसको ड्रॉ कीजिए कि ये बैटरी है और 2 तार आपको यहाँ पे कनेक्ट करने हैं। वायर का एक सिरा कहाँ पे कनेक्टेड है और दूसरा सिरा कहाँ पे कनेक्टेड है। थोड़ा ड्राइंग करो और फिर अपन इसको करते हैं, ठीक। तो आपने देखा कि एक 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, 5 वोल्ट, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है ना। सिंबल्स की फॉर्म में भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है, ये इसकी बड़ी प्लेट है और ये स्मॉल प्लेट है ना। तो इस तरीके से ये बैटरी का सिंबल है। ये जो बड़ी प्लेट है ना, इसका पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट और स्मॉल प्लेट का पोटेंशियल 0 वोल्ट। तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है 5 वोल्ट, है ना। ओके, तो इस तरीके से ये बैटरी कनेक्टेड है और आपने देखा कि एक सिरे से एक तार जा रहा है ना। अब आप देखो इसको क्वेश्चन में कि बैटरी से एक ये जो ब्रांच जारी है इसका एक सिरा यहाँ पे कनेक्टेड है और दूसरा सिरा ये पॉइंट ई पे कनेक्टेड है। तो हमको सिर्फ उस कनेक्शंस पे ध्यान देना है, सिर्फ उसको ध्यान से देखना है
कि इस ब्रांच का एक सिरा तो यहाँ पे बैटरी से कनेक्टेड है और एक सिरा पॉइंट ई से कनेक्टेड है ना। अब आप इधर से देखोगे कि एक लंबी सी ये जो ब्रांच है ये पूरी कनेक्टेड ब्रांच है ना। ये जो ब्रांच है इसका एक सिरा यहाँ से कनेक्टेड है और ये जो दूसरा सिरा है इसका पॉइंट बी में कनेक्टेड है, ठीक है। ओके, तो एक तरफ से तो आपने देखा कि ये पॉइंट ई में कनेक्टेड है और एक ब्रांच आपने देखा कि वो इस तरफ से लो पोटेंशियल से, ये लंबी सी ब्रांच है, ब्रांच कह सकते हैं, वायर कह सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से कनेक्टेड है, तो दूसरा पॉइंट बी हो गया है ना। यहाँ तक आपने ये ड्राइंग बना ली, ठीक है। आपने देखा कि इस ब्रांच की रेजिस्टेंस कितनी है ना। ये भी क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इस ब्रांच की जो रेजिस्टेंस है वो है 1/3 ओम। और ये जो ब्रांच है, ये जो बड़ी सी ब्रांच है, इसके रास्ते में आपने देखा कि एक रजिस्टर है 5.5 ओम और आगे चल के आपने देखा कि एक और रजिस्टर है 1.5 ओम। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को हम सम करके एक जगह रख सकते हैं क्योंकि वो एक ही ब्रांच का हिस्सा है, उसी ब्रांच पे हैं दोनों, तो हम दोनों को सम करके रख सकते हैं। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी इस ब्रांच की, कितना हो जाएगा? 1.5 और 5.5 यानी 7 ओम है ना। तो 7 ओम हो गया। तो ओके, इस ब्रांच की रेजिस्टेंस तो हो गई 7 ओम और इसकी आपको दे रखी है 1/3 ओम, ठीक। यहाँ तक आपने ये ड्राइंग बना ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसी तरीके से अब आपको ये देखना है कि ये जो पॉइंट बी है आगे कहाँ पे कनेक्टेड हो रहा है, आगे कौन से पॉइंट से कनेक्टेड हो रहा है, और ये जो पॉइंट ई है ये आगे कौन से पॉइंट से कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है। ओके, अब आप फिर से इसको आगे ड्राइंग करो, ठीक है ना। आगे और सर्किट कहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ से आगे का काम करो, ठीक है, फिर हम करते हैं। ओके, है ना। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हम देखें कि पॉइंट बी आगे ए से कनेक्टेड है एक तरफ और एक तरफ सी से कनेक्टेड है, ठीक है। पॉइंट ई एक तरफ एफ से कनेक्टेड है और एक तरफ डी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक तरफ तो ये पॉइंट बी ए पॉइंट से कनेक्टेड है और एक तरफ ये पॉइंट सी से कनेक्टेड है, ठीक है। पॉइंट ई एक तरफ एफ पॉइंट से कनेक्टेड है और एक तरफ ये डी पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने सिर्फ कनेक्शंस पे ध्यान दिया कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे कनेक्टेड है, जो ब्रांच है आपकी उसका एक सिरा कहाँ पे कनेक्टेड है और दूसरा सिरा कहाँ पे कनेक्टेड है। फिर ये जो ब्रांच है इसका एक सिरा इधर कनेक्टेड है, एक सिरा इस पे कनेक्टेड है ना। इस तरीके से सिर्फ कनेक्शंस का ध्यान रखते हुए हमने ये ड्राइंग बना ली यहाँ तक, है ना। अब आगे आपने देखा कि क्वेश्चन में पॉइंट ए और एफ भी कनेक्टेड है, सी और डी भी कनेक्टेड है ना। आगे की ड्राइंग करने से पहले एक कंसेप्ट हमको जाना जरूरी है ना। पहले वो कंसेप्ट सीख लेते हैं, फिर इसकी ड्राइंग आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आइए पहले कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं और फिर उस फिगर को आगे ड्रॉ करते हैं, है ना। ओके, कंसेप्ट क्या है? सपोज कीजिए कोई ब्रांच है सर्किट की, है ना। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। और इस ब्रांच में से सपोज कीजिए कि कोई करंट आई जा रहा है, ठीक है ना। अब ये जो ब्रांच है या वायर हम कह सकते हैं, तो इसमें आपने देखा कि अलग से हमने कोई रेजिस्टेंस शो नहीं की। यहाँ पे ए और बी पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये जो पार्ट होते हैं सर्किट के, इसमें अलग से कोई रेजिस्टेंस हमने शो नहीं की, यानी कोई भी ऐसा हैवी एलिमेंट यहाँ पे नहीं लगा हुआ। तो ये जो किस चीज़ का बना है? कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है ना। जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, ठीक है ना, ये कनेक्टिंग वायर है। और कनेक्टिंग वायर्स बहुत अच्छे मेटल के बने होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर के बने होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस को यहाँ से जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, है ना। ये इनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि हम उसको लगभग जीरो मान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉपर मेटल, कॉपर के जो वायर बनते हैं, तो अगर आप कॉपर की रेजिस्टेंस देखोगे तो 0.00 में उसकी रेजिस्टेंस होती है, बहुत कम रेजिस्टेंस होती है। दूसरे जो सर्किट एलिमेंट हैं जो जिनमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, उसकी तुलना में इनकी रेजिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल होती है।
इसलिए हम इनकी रेजिस्टेंस को 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस वायर के अंदर हम ये मान रहे हैं कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसकी रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है ना। ओके, ऐसा करने से हमारी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस होता है सर्किट का एनालिसिस करने का, वही कनेक्टिंग वायर्स को एनालिसिस करना नहीं होता। हमारा पर्पस होता है सर्किट में जो मेन एलिमेंट लगा हुआ है, कोई मेन अप्लायंस लगी हुई है, कोई मोटर लगी हुई है, तो उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है ना, हमारा ध्यान उस पर होता है। बाकी ये सब बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल पाथ हैं, यहाँ से चार्जेस को फ्लो होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इनकी रेजिस्टेंस हम 0 मान लेते हैं, है ना। ओके, अब हम इस ब्रांच पे ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक। तो ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं इस पे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रांच और इसकी रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, अब आपने देखा कि इसकी तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, पॉइंट ए और बी के बीच में तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, हमने 0 रेजिस्टेंस माना है, इसका कनेक्टिंग वायर है ना। तो I इंटू कितना हो गया, रेजिस्टेंस 0 है, तो ये टोटल क्वांटिटी 0 हो गई। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यानी कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। ये हाई की तरफ से करंट फ्लो होता है ना, तो ये हाई में से लो माइनस कर दो, तो VA माइनस VB, ठीक है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पे ये जो चार्जेस जब यहाँ से फ्लो हो रहे थे तो उनको कोई रुकावट का सामना करना ही नहीं पड़ा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि एनर्जी के टर्म्स में कह सकते हैं कि कोई एनर्जी का लॉस ही नहीं हुआ भाई, यहाँ से आपको कोई रुकावट का सामना ही नहीं करना पड़ा, तो आपकी कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, ठीक है। ओके, तो आप देखो इसका मतलब क्या हो रहा है कि VA माइनस VB 0 है, यानी VA इज इक्वल टू VB। इन दोनों पॉइंट्स का सेम पोटेंशियल है, दोनों पोटेंशियल सेम है, और इसके रास्ते में भी सारा पोटेंशियल एक जैसा ही है। ये पूरा जो पार्ट है ये इक्यू पोटेंशियल है, इसका पूरे का एक ही पोटेंशियल है, ठीक। ओके, ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, ऐसे पॉइंट्स को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली कॉमन पॉइंट्स। इलेक्ट्रिकली कॉमन पॉइंट्स, ठीक है, जिनका पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। और अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको मालूम है ए और बी का पोटेंशियल सेम है, तो सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं, यानी इन दोनों पॉइंटों को एक ही जगह शो कर सकते हैं। और क्योंकि इनके बीच में भी ये जितने भी पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन सब का पोटेंशियल सेम है, इसका भी पोटेंशियल V है, इसका भी V है, इन सब पॉइंट्स का पोटेंशियल V है, सेम पोटेंशियल है, तो हम इन सारे पॉइंट्सों को मिला करके एक जगह रख सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। सर्किट में तो ये ब्रांच रहेगी, ठीक है ना, एक्चुअल सर्किट में तो ये ब्रांच रहेगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों पॉइंटों को मिला करके एक ही पॉइंट बना देंगे, है ना। ऐसा करने से आपका सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। ओके, तो बेसिकली आपको करना क्या है कि जब आप कभी भी इस तरीके से चीज़ देख रहे हो कि ए और बी पॉइंट है और यहाँ पे कोई इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसकी रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है। तो आपने देखा कि ओम्स लॉ अप्लाई करके अभी हमने देखा कि पोटेंशियल ए का पोटेंशियल बी के बराबर है ना। तो इस पूरे ब्रांच को हम एक पॉइंट से शो कर सकते हैं कि दोनों पॉइंट ये जो ए और बी है इनको एक साथ ही शो कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी ये जो ब्रांच थी ये रिड्यूस होकर के आपका एक पॉइंट बन जाएगा, और ऐसा करने से आपका सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट से हम फिर से उस सर्किट को ड्रॉ करेंगे। ये जो ब्रांच है इसकी जगह हम दोनों पॉइंटों को मिला करके एक जगह रख देते हैं, ठीक है। ओके, ई पॉइंट से एक एफ पॉइंट कनेक्टेड है और एक तरफ ये डी पॉइंट से कनेक्टेड है और बी पॉइंट ए से कनेक्टेड है ना। अभी हमने देखा कि ए और एफ ये दोनों तो सेम पोटेंशियल पे है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो इन दोनों को हमको एक ही जगह शो करना है, ठीक है। ओके, आप क्वेश्चन में देखो कि ये जो ए और एफ पॉइंट है दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो इन दोनों को मिला करके हमको एक ही जगह रखना है, ठीक है।
है ना। तो बी से जो पॉइंट कनेक्टेड है वो ए पॉइंट है, और ए वही पॉइंट है जो कि एफ है। ए और पॉइंट को हमने कनेक्ट करके एक ही जगह रख दिया। अब बी से सी पॉइंट कनेक्टेड है, सी और डी पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट है, तो सी और डी यानी दोनों एक ही तरह के पॉइंट हैं। तो इस तरीके से जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया है ना, तो आप देखो क्या बन रहा है ये, है ना। ओके, एक और रेजिस्टेंस है कि ए और डी भी आपस में कनेक्टेड है, तो इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपने ए और पॉइंट डी को भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपको हर ब्रांच की रेजिस्टेंस भी क्वेश्चन में दे रखी है ना। एक तरफ आपने देखा 3 है, इसकी 1.5 है ना। ओके, तो इसकी रेजिस्टेंस इस ब्रांच की आपको 3 ओम दे रखी है, इसकी 1.5 ओम दे रखी है, इसकी 5 ओम दे रखी है, और इसकी 2.5 ओम दे रखी है। ये जो ब्रांच है ये वाली, है ना। और ये जो बीच वाली ब्रांच है इसकी रेजिस्टेंस भी आपको 6 ओम दे रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सर्किट बन गया, है ना। अब आपको फिर से इसको ध्यान से देखना है, और जो आप पढ़ के आए हो, जो कंसेप्ट आपने पढ़ रखा है, क्या आपको वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है? क्या आपको यहाँ पे कुछ इस फिगर से कुछ दिखाई दे रहा है कि ये जो फिगर बन रहा है ये कैसा फिगर है? 4 साइडेड फिगर बन रहा है ना। 2 क्लू है यहाँ पे। इस फिगर को देखने से हमको 2 क्लू दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। पहला क्लू क्या है कि ये 4 साइडेड फिगर है, 4 साइडेड है। 4 साइडेड की इस तरीके की ये शेप बन रही है, ठीक है ना। आपने देखा कि इस तरीके से 4 साइडेड शेप बन रही है यहाँ पे। और एक और क्लू क्या है, ये जो नंबर आपको दे रखे हैं यहाँ पे, ये 3 है, आपने देखा कि ये 1.5 है, ये 5 है, और ये 2.5 है। तो इन नंबरों को पहचानने से भी आपको वो चीज़ पहचान में आ रही है क्या चीज़ है। ये 5 है, ये उसका हाफ है, ये 3 है, ये इसका हाफ है ना। तो नंबर से भी हमको कुछ क्लू मिल रहा है। क्या कहते हैं उस कंसेप्ट को? व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। तो जिसको ये मालूम है तो वो इन क्लू से पहचान लेगा कि ये क्या चीज़ है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि, है ना, ये बैटरी है सपोज कीजिए, और यहाँ से करंट जा रहा है, और ये अब ये ब्रांच आउट हो गया, ठीक है। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है ना। अब ये ब्रांचिंग हो गई, ब्रांचिंग होने के बाद अब ये वापस करंट आगे जाएगा, और ये इधर आ गया। अभी करंट यहाँ से निकल रहा है वापस, ठीक है, आई करंट। अब ये जो ब्रांच है ना, इस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? पी है ये। सपोज कीजिए ये ब्रांच पी है, और पी के बाद क्या आता है? क्यू आता है, ठीक है। एक ब्रांच तो ये चली गई, एक ब्रांच नीचे से जा रही है, इस ब्रांच का आपने नाम रखा आर। आर के बाद क्या आता है? एस, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ने ये प्रूव किया था कि अगर ये जो ब्रांच आउट हो रहा है, जब करंट जब ब्रांच आउट हो रहा है, तो ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस है P अपॉन R, तो अगर ये इस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है P, और P के नीचे अगर हम P के नीचे ही R आ रहा है, तो P के नीचे आपने लिख दिया P डिवाइडेड बाई R, यानी इसका रेशियो Q अपॉन S के बराबर है। अगर ऐसा है, अगर ये जो रेजिस्टेंस है इस तरीके से इस रेशियो में है, तो क्या होगा कि ये जो पॉइंट है, ये जो आपको यहाँ पे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं X और Y, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। ये दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, दोनों में एक ही पोटेंशियल होगा, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। और इसका मतलब अगर इन दोनों पॉइंटों के बीच में से कोई ब्रांच जारी है और उसका कोई रेजिस्टेंस सपोज कीजिए L है, क्योंकि इस ब्रांच, अभी हम इस कंसेप्ट को देखेंगे, है ना, क्योंकि इस ब्रांच की तरफ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को अभी हम देखेंगे। पहले आप व्हीटस्टोन ब्रिज को आइडेंटिफाई करना देखो कैसे किया जाता है।
करंट यहाँ पे एंट्री हो रही, करंट यहाँ से एंटर हो रहा है ना, और फिर ये ब्रांच आउट हो गया। तो ये जो ब्रांचेज है P अपॉन R, तो P अपॉन R आपने किया, और फिर जब करंट वापस आएगा तो ये जो दो ब्रांचेज है Q अपॉन S, अगर ये रेशो बराबर होता है ना, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो इनके बीच वाले पॉइंट हैं, ये X और Y, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल ऑफ X इज द सेम एज पोटेंशियल ऑफ Y। ये दोनों इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं। अब क्या हमारे क्वेश्चन में इस तरह का बन रहा था? आप देखो कि आप इसको ध्यान से देखो कि करंट, इसको कैसे स्टडी करेंगे। करंट यहां से एंट्री हुई थी करंट की, है ना, करंट यहां से एंटर होगा और फिर ये ब्रांच आउट हो गया। तो ये जो दो ब्रांचेस निकली, तो ऊपर वाली ब्रांच कितना आ रहा है, ये ऊपर नंबर कौन सा है, 3 है, और इस तरफ नंबर कितना है, 1.5 है, ठीक है ना। ओके, तो एक रेशियो तो ये आ गया। अब आप आगे देखो, जब ये करंट वापस यहाँ से फ्लो होके वापस जाएगा, ये यहाँ से वापस होके वापस इधर से जाएगा, तो इससे पहले ये जो ब्रांचेज हैं, तो आप यहाँ पे इसका रेशियो देखो, ये कितना है, 5 अपॉन 2.5, और ये रेशियो है ना बराबर है, दिख रहा है ना आपको, ये 3 है, ये उसका हाफ है, ये 5 है, ये उसका हाफ है, यानी ये रेशियो कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि ये नंबर्स और ये शेप हमको बता रही है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पॉइंट है, ये जो बीच में पॉइंट आ रहे हैं, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, है ना। ये कंसेप्ट हमको यहाँ से मालूम चल रहा है कि ये सेम पोटेंशियल पे है। यानी कि ये जो आपके पॉइंट है ना, ए, एफ, सी और डी, इन सब का पोटेंशियल सेम है, सेम पोटेंशियल, ठीक है। ये सारे एक ही पोटेंशियल के, ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल के हैं, यानी कि इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ओके, अब एक और कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि उस सर्किट के अंदर एक ब्रांच थी, है ना, ये ब्रांच क्या है, ये पॉइंट ये x है, ये पॉइंट y है, ठीक है। इस सर्किट में कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो रहा है, इस पूरा जो सर्किट का अरेंजमेंट इस तरह का है कि वहाँ से कैलकुलेशन करने पे, व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से जब हमने कैलकुलेशन किया, तो वहाँ से हमको मालूम चला कि x और y का पोटेंशियल सेम है। तो पूरे सर्किट ने हमको ये बताया कि x और y का पोटेंशियल सेम है, ठीक है। ओके, यानी अब इस ब्रांच पे हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग इन द ब्रांच इनटू इट्स रेजिस्टेंस। इस तरीके से हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। अभी आपको मालूम है कि जो पोटेंशियल है, x का पोटेंशियल जो है वही पोटेंशियल y का है, यानी ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल के हैं, है ना। ओके, इसका मतलब इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है ना। सपोज कि यहाँ पे पोटेंशियल v है तो इधर भी पोटेंशियल v होगा। अब इन दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी इन दोनों पॉइंटों के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी 0 अपन इसको कह सकते हैं कि 0 पोटेंशियल डिफरेंस है, 0 इंटू IR हो गया, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, L है। तो रेजिस्टेंस तो है आपके पास, इन दोनों पॉइंटों के बीच में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। यहाँ पे रेजिस्टेंस हम शो कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो 0 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया I इंटू R। R कितनी, रेजिस्टेंस कितनी, L है ना, और ये पूरी क्वांटिटी 0 है। ये पहले से हमको 0 कैसे मालूम है, क्योंकि पूरा जो ओवरऑल जो सर्किट है उसने हमको ये बताया कि x और y दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, और इसीलिए इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है। वहाँ से हमको ये मालूम चल रहा है। अब यहाँ से आप देखो कि रेजिस्टेंस तो 0 नहीं है आपकी बार, तो
इस पूरे क्वांटिटी को जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट को जीरो होना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, I इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि I इज इक्वल टू जीरो होने पे ही ये पूरी क्वांटिटी जीरो बनेगी। यानी कि इस ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ओके। ये तो आपने कैलकुलेशन करके समझ लिया कि यहाँ से करंट की वैल्यू जीरो आ रही है। अब इसको इंट्यूटिव तरीके से समझते हैं। आप देखो कि करंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, है ना। इलेक्ट्रिकल चार्जेस को जब मैं दो पॉइंटों से आप भेजना चाह रहे हो, है ना, इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्लो करना चाह रहे हो यहाँ से आप, और चार्जेस के सामने एक रुकावट है, रास्ते में क्या है, रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस से पार जाने के लिए आपको चाहिए एनर्जी। लेकिन इसके पॉइंट के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है ना। यानी इसको चार्जेस को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाने वाला जो चीज़ होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होती है। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के ये रास्ता पार नहीं किया जा सकता, है ना। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो चार्जेस यहाँ से वहाँ फ्लो नहीं हो सकते, यानी कि इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, I इज इक्वल टू जीरो। और जब I इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब इस ब्रांच में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, इसमें कोई करंट ही नहीं जा रहा। और जब इस ब्रांच में से कोई करंट नहीं जा रहा तो ये हमारे सर्किट का हिस्सा नहीं है, इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप इस ब्रांच को यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, वी कैन कट द ब्रांच एंड थ्रो इट अवे। ठीक है, ये हमारे लिए किसी काम की नहीं है, ये हमारे सर्किट का हिस्सा नहीं है ना। तो इस कंसेप्ट का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो जैसे ही हमको मालूम चला कि किसी ब्रांच में सर्किट के करंट जीरो हो रहा है, करंट ही फ्लो नहीं हो रहा उस ब्रांच में से, तो उस ब्रांच को आपको हटाना है ना। ऐसा करने से आपका सर्किट क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जब आपको मालूम चला कि इस ब्रांच में से जीरो करंट जा रहा है, करंट जब जीरो जा रहा है तो आपको क्या करना है, कट एंड थ्रो, उस ब्रांच को अलग हटा देना है। और ऐसा करने से आपका सर्किट क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, ओके। इस कंसेप्ट का भी अब इस्तेमाल करके हम अपने सर्किट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, AF और ये CD पोटेंशियल सेम पे है। यानी यहाँ से यहाँ क्या कोई करंट फ्लो होगा, क्या ये जो ब्रांच है बीच वाली, इसमें से क्या कोई करंट फ्लो होगा, नहीं होगा, है ना। तो इस ब्रांच को आपको क्या करना है, हटा देना है यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद आपका सर्किट कैसा बनेगा वो बनाना है आपको। ठीक है, अब फाइनली आपको उस ब्रांच को हटाने के बाद आपका सर्किट दिखने में कैसा लग रहा है ना। एक बार उसकी फिर से ड्राइंग बना लो फटाफट, और फिर आपको समझ में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, है ना। अब इसको फिर से करते हैं फटाफट। आप देखो, ये आपका बैटरी थी, यहाँ पे पॉइंट E लगा हुआ था, है ना। ये F पॉइंट पे कनेक्टेड है, ये D पॉइंट पे कनेक्टेड है ना। ये जो बड़ी वाली ब्रांच जा रही थी ये इस तरीके से B पॉइंट था, यही पॉइंट A था, दोनों पॉइंट सेम है, इक्वी पोटेंशियल है। यहाँ से कौन सा पॉइंट आ रहा था, C पॉइंट आ रहा था। और जो बीच वाली ब्रांच थी इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। अभी हमने देखा कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, ये दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल सेम है। व्हीटस्टोन ब्रिज ने हमको बताया कि इन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल सेम है, और इसलिए इस रास्ते से, इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और जब इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो इस ब्रांच को यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, आपने इस ब्रांच को यहाँ से हटा लिया। अब ऐसा करने से आपका सर्किट देखो सिंप्लीफाई हो गया। अब आपको दिख रहा है, यहाँ से जब आप जाओगे तो ये जो ब्रांच है ये पूरी आपस में एक ही तो है, ये एक कनेक्टेड ब्रांच है ना। ये पूरी इस पॉइंट से लेकर के आप देख के आओगे तो ये एक ही ब्रांच हो गई, और यहाँ से लेके आप इधर से आओगे तो ये भी एक ही ब्रांच हो गई, है ना। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, इस ब्रांच की रेजिस्टेंस हमको 3 दे रखी थी, इसकी 5 दे रखी थी। तो ये जो पूरा रास्ता है, ये जो पूरी ब्रांच है, इसकी रेजिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और ये ब्रांच कितनी दे रखी, 2.5 है, और ये 1.5 है। ठीक है ना, हो गया ना सिंप्लीफाई।
अब आप ये जो पूरी ब्रांच है इसकी टोटल रेजिस्टेंस एक तरफ रख लो और ये जो पूरी ब्रांच है इसकी रेजिस्टेंस एक तरफ रख लो, ठीक है, और आगे का काम करो, ठीक है ना, कर सकते हो आप पॉज करके, ठीक है, ओके। अब क्योंकि है ना ये पूरी जो ब्रांच है इसकी रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 5 + 3 8 हो गई, है ना, तो इस पूरे को 8 लिख देते हैं, यानी ये पूरा आ गया आपका 8 ओम। और इधर से भी इन दोनों को सम करके, क्योंकि ये एक ही ब्रांच है ना यहाँ से, तो इसको सम करके रख देते हैं। ये कितना हो गया, 2.5 और 1.5 यानी 4 हो गया, तो इसकी जगह 4 रख देते हैं, ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया सिस्टम, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है 8 और 4, ये दोनों सेम पॉइंटों से कनेक्टेड है, यानी कि ये दोनों सिस्टम किस में है, पैरेलल में है ना, वो तो दिखने से पता चल रहा है कि दोनों किस में है, पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है ना, 8 और 4। अब यानी आपको पैरेलल के अंदर सम करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है। और ये जो वायर था इसकी भी रेजिस्टेंस आपको मालूम है 1/3 ओम, और ये बड़ा वाला जो ब्रांच था इसकी रेजिस्टेंस आपको मालूम है। तो इतना सिंप्लीफाई हो गया सर्किट, ठीक है, ओके। अब आपको पैरेलल में ये सम करना है ना, एक बार उसको भी देख लेते हैं पैरेलल में कैसे करते हैं, ओके। आपको मालूम है कि जो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2, ये होता है ना। ये फॉर्मूला हमको 9-10 तक सिखा दिया जाता है, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये अपने आप में, है ना। एक बार में हमेशा 2 ही रेजिस्टेंस जोड़ी जाती हैं, चाहे इसे 4-5 पैरेलल में हो, लेकिन धीरे धीरे करके हम एक बार में तो 2 ही क्लब करते हैं, है ना। तो यही फॉर्मूला हर चीज़ के लिए काम आ जाता है, क्योंकि एक बार में आप 2 ही रेजिस्टेंस को तो जोड़ते हो, है ना, ओके। तो ये है फॉर्मूला, जब कोई 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उसको इस तरीके से उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो R की वैल्यू क्या आ जाती है, R1 R2 अपॉन R1 + R2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, ठीक है। ये सब आपको आता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ बताने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको कहा कि एक बार में 2 ही रेजिस्टेंस आप ऐड करते हो, है ना, तो चाहे पैरेलल में 3 या 4 कितनी भी हों, लेकिन एक एक करके हम एक बार में 2 लेते हैं और फिर उनका सम करते हैं, है ना, ओके। इसलिए ये फॉर्मूला आपका काम का है ना, R1 R2 अपॉन R1 + R2। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में 2 पैरेलल रेजिस्टेंस हैं, 2 पैरेलल में है, एक 8 है और एक 4 है ना, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, है ना। अब यहाँ पे हमको थोड़ी सी साइकोलॉजी देखनी है। कई बार एक और शॉर्ट करने के लिए फॉर्मूला है, बना हुआ है, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। लेकिन हमको ध्यान ये रखना है कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो आपने क्वांटिटी यहाँ पे देख रहे हो ना, R1 + R2, अगर इस चीज़ को आप मन में कर लो, और एडिशन करना बहुत आसान होता है माइंड में करना, आप अपने मन में बहुत आसानी से 2 चीज़ों को ऐड कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसा करने से माइंड पे कोई ज़्यादा जोर नहीं पड़ता और आसानी से ये सम हो जाता है, ठीक है। और ऊपर वाली जो क्वांटिटी आपने देखी वो तो पहले से मल्टीप्लाई की फॉर्म में है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, R = इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हम कैसे लिखेंगे, 8 × 4, ठीक है, 8 × 4 हो गया, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इंटू, ओके। अब नीचे ये जो क्वांटिटी आ रही है, ये वाला प्रोसेस अपने माइंड में करना है। इसको हमने डायरेक्टली लिखा 8 + 4 यानी 12। अगर इसको आप बच्चों की तरह कॉपी में लिखते, 8 + 4 करके लिखते, है ना, तो फिर ये पूरा प्रोसीजर आपको लंबा लगता,
ऐसा लगता है कि यार इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक चाहिए मेरे को। एक और फॉर्मूला बनाया है, कुछ किताबों में बना रखा है, अल्फा करके कुछ बना हुआ है वो फॉर्मूला, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि इस तरीके से लिखोगे पूरा, तब तो आपको लगेगा ये जल्दी लंबा लगेगा फॉर्मूला। लेकिन अगर आप ये जो सम है, जो कि हम आसानी से कर सकते हैं, अगर आपने सम को मन में करके डायरेक्टली यहाँ पे रख दिया, अब ये आसान हो गया। आसान क्यों हो गया? क्योंकि अब ये फैक्टर की फॉर्म में हो गया, पूरा नंबर एक फैक्टर की फॉर्म में हो गया। आप देखो 4 को 12 से ये 1/3 चला जाएगा, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया? 8/3। इस तरीके से फटाफट आएगा आपका आंसर, अगर आप इतनी सी चीज़ को अपने माइंड में कर लेते हो तो, जो कि आसान है। देखो माइंड में वो चीज़ करनी है, एफर्टलेस चीज़ करनी है, अपने माइंड पे एक्स्ट्रा जोर नहीं डालना, ठीक है। जब कभी भी आपको लगता है कि कैलकुलेशन कहाँ पे प्लस है माइनस है, कहाँ पे रूट हो रहा है, कौन सी चीज़ ऊपर आती कौन सी नीचे आती, अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो उसको रफ में करो। माइंड में सिर्फ वो चीज़ करनी है जो कि एफर्टलेस हो और उससे और चीज़ आसान हो जाए, ठीक है। तो सिर्फ एडिशन वाला जो पार्ट था उसको आपने माइंड में किया और ये पूरी क्वांटिटी फैक्टर की फॉर्म में आ गई। अब इस फैक्टर फॉर्म के अंदर आने से आपने फटाफट जो भी फैक्टर कैंसिल आउट कर दिया और आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। ये चीज़, इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, आप देखोगे कि बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक। ओके, तो यहाँ से इन दोनों का अभी हमने सम किया और सम इन दोनों का कितना आ गया, उसी तरीके से हम फटाफट इसका सम करते हैं। R = 8 × 4 और नीचे इनका सम यानी 12, 4 से 12 कटा 3 टाइम्स यानी 8/3। तो इस तरीके से आएगा आपका आंसर। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था। ओके, अब इन दोनों का सम करके इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रख देते हैं यहाँ पे, है ना। इन दोनों को हटा के यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रख दो। ये इस ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 8/3। अब ये देखो आप, आ गया ना, पूरा आंसर आ गया। 8/3 और 1/3 को सम कर लो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बेस सेम है, यानी 8 + 1 / 3, ठीक है। ओके, 8/3 + 1/3 करोगे, बेस सेम है, तो इसको तो माइंड में किया जा सकता है, यानी 3/9 यानी कि 3, ठीक है ना। ये सब माइंड में करने लायक चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका कितना हो गया? ये पूरा जो वायर है ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया। 3, 7 और 3 10 हो गया, ठीक है। तो टोटल 10 हो गया, यानी पूरे वायर, ये पूरा जो आपका सिंप्लीफाई हो गया, पूरा ही सिंप्लीफाई हो गया ये सर्किट। पूरे सर्किट में 10 ओम की रेजिस्टेंस रखी हुई है और 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये बस आंसर आ गया। आपको सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये निकालना था। आ गया आंसर, कितना करंट फ्लो हो रहा है। ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है फॉर्मूला? करंट = पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। आंसर आ गया आपका, ठीक है। 5 पोटेंशियल डिफरेंस 5 है, टोटल रेजिस्टेंस 10 है, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। तो पॉइंट करंट की वैल्यू आ गई आपकी 0.5 एम्पियर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आंसर आ गया है ना। सर्किट किस तरीके से सिंप्लीफाई हुआ था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वापस से इस पूरे क्वेश्चन को देखो, सारे कंसेप्ट को फटाफट स्मूथली करते जाओ, ठीक है। देखना क्या है आपको कि वो स्पीड आती है क्या, तब आएगा आपको कॉन्फिडेंस। जब सारे कंसेप्ट आप स्मूथली इसमें यहाँ पे अप्लाई करके और फटाफट इसको सिंप्लीफाई कर दोगे ना, पैरेलल में कनेक्ट करके और फटाफट निकाल लोगे, तो वो कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए इसको पूरी प्रक्रिया को आप फिर से एक बार करो और तब आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने जो कंसेप्ट सीखे हैं एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, है ना। इंट्यूटिव तरीके से देखते हैं कि उनका क्या मतलब है। ओके, आइए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं एक बार उसको
रिवाइज कर लेते हैं, इंट्यूटिव तरीके से देखते हैं कि उनका क्या मतलब है। ओके, पहला कंसेप्ट हमने सीखा था कि है ना, अगर कोई ब्रांच है, सपोज कीजिए सर्किट की ये कोई ब्रांच है, ठीक है ना, और यहां से करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। अब क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है और इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो अब हमने देखा कि इंट्यूटिव तरीके से देखते हैं इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो जब इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ से जब चार्जेस फ्लो होंगे तो उनको कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ रहा, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी आपकी, और यानी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, आपकी पोटेंशियल में कोई कमी नहीं आएगी, है ना। यानी कि जब आप इस रास्ते में यहाँ से जाओगे, जब चार्जेस यहाँ से फ्लो होंगे तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा, कोई पोटेंशियल में कोई कमी नहीं आएगी, आपके अंदर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही, यानी कि पोटेंशियल जो ए का है वही पोटेंशियल बी का रहेगा, इस रास्ते में पोटेंशियल में कोई कमी नहीं आ रही। यानी आपने लिखा पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, ये दोनों पॉइंट कैसे हो गए, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हो गए, है ना। और इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंटों को मिला करके एक जगह रख देते हैं, इस तरीके से ये सर्किट सिंप्लीफाई हो जाता है ना। ये चीज हमने देखी। इसके अलावा हमने एक और कंसेप्ट देखा था, ओके। अब की बार क्या होगा कि सर्किट की ये जो ब्रांच है ए और बी, सपोज कीजिए ये कोई ब्रांच है सर्किट की ए, और ए से लेके बी तक ना, ये दो पॉइंट है, और इसके बीच में यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, सपोज कीजिए आर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ओवरऑल जो सर्किट है उसने आपको ये बताया, उस पूरे जो सर्किट का जो सेटअप है उसने आपको पहले से हमको ये मालूम है, पहले से ही हमको मालूम है, उस सर्किट ने हमको ये बताया कि ए और बी का पोटेंशियल सेम है, ठीक है। ए और बी का पोटेंशियल सेम है, वी ए इज इक्वल टू वी बी है, यानी कि ये जो ब्रांच है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो है ना। इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो आप देखो, क्या यहां से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो पाएंगे, क्या यहां से करंट फ्लो हो पाएगा, क्योंकि करंट को पुश करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, क्योंकि अब की बार करंट को इस मुश्किल रास्ते में से निकल के जाना है, यहाँ से रेजिस्टेंस में से निकल के जाना है, और यहाँ से जाने के लिए उसको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। और ये बात हमको सर्किट ने बताई, जो ओवरऑल जो सर्किट था उसने हमको ये बताया कि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, और इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है और रास्ता मुश्किल है, तो चार्जेस यहाँ से फ्लो नहीं होगा, है ना। यानी यहाँ पे कितना करंट हो गया, ये I इज इक्वल टू जीरो, यानी इस ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और जब कोई किसी ब्रांच में से करंट फ्लो नहीं होता, हम क्या करते हैं, उस ब्रांच को वहाँ से हटा सकते हैं, आप उसको कट करके हटा सकते हो वहाँ से। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कट एंड थ्रो, इस ब्रांच को आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया था, इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके हमने एक ही जगह रख दिया, तो इतना बड़ा जो ब्रांच था ये एक पॉइंट में रिड्यूस हो गई। तो यहाँ पे तो इस तरीके से सिंप्लीफाई हुआ था, और यहाँ पे आपने इस पूरी ब्रांच को ही हटा दिया। इन दोनों में अंतर क्या है, ये तो एक कनेक्टिंग वायर है जिसकी रेजिस्टेंस जीरो है ना, रास्ता आसान है, ठीक है, और इसलिए यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, ये बात ठीक है कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, लेकिन ये भी तो देखो कि इस रास्ते में कोई रुकावट भी तो नहीं है, यानी करंट फ्लो हो सकता है, और कितना करंट फ्लो होगा ये सर्किट डिटरमाइन करेगा, ठीक है। यहाँ से कितना भी करंट फ्लो हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन कितना होगा ये पूरा जो ओवरऑल सर्किट है वो आपको बताएगा कि यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। रास्ता आसान है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो है, ठीक है ना।
लेकिन क्योंकि रास्ता आसान था इसलिए यहाँ से करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। लेकिन कितना करंट होगा ये आपको बताएगा सर्किट, ये डिटरमाइन करेगा सर्किट, ओवरऑल जो सर्किट है वो हमको बताएगा कि कितना चार्ज फ्लो होगा, यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा। और यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो रहा था ये किसने बताया था? ये ओवरऑल सर्किट ने हमको बताया था कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, और क्योंकि अब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है और रास्ता मुश्किल है, रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। और इसलिए हम इस पूरी ब्रांच को यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये अंतर है इन दोनों कंसेप्ट में, आप इनको ध्यान से देख लो कि किस तरीके से जब इस तरह की चीज़ें आती हैं सर्किट में तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो आपने उसको एक पॉइंट बना दिया और यहाँ पे इस पूरी ब्रांच को ही हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा ये सर्किट आपको बताएगा, ठीक है ना, कोई भी करंट यहाँ से जा सकता है, ओके। और यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि करंट को भेजने के लिए मुश्किल रास्ते से पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जीरो आ रहा है, और ये बात हमको ओवरऑल सर्किट के सेटअप ने बताई, ठीक है, ओके। तो ये दो कंसेप्ट हैं, ओके। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना, ओके। तो ये क्वेश्चन है ना, इसमें आपने देखा कि इस तरीके से ये भी, इसमें भी 4 साइडेड टाइप शेप बन रही है और इसमें भी 4 रजिस्टर्स हैं, है ना। तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को लगे कि इसमें भी व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है ना। चेक कर सकते हैं, है ना, चेक कर लेते हैं कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं, ओके। तो यहाँ से आपने देखा कि करंट इधर से एंट्री हो रही है, करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, ठीक है, और करंट दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो गया, ठीक है। ये P है आपका, ये R है, यानी ओके। तो 1/3 रेशियो आ रहा है, ठीक है। और करंट जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये जो रेशियो है ये कितना आ रहा है? 2/4। क्या ये दोनों रेशियो बराबर है? नहीं है, है ना। ये 1/3 है और ये 1/2 है, यानी ये दोनों रेशियो बराबर नहीं है और इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, है ना। इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। एक से ज़्यादा तरीके पता होना अच्छा होता है, क्योंकि कई बार कोई सा तरीका आसान लगता है और कई बार कोई सा आसान लगता है ना, ओके। पहले तरीके में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करके हम जो पूरे सर्किट में जो ओवरऑल करंट फ्लो हो रहा है, उसके अंदर जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर हम फाइनली करंट को डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो बेसिक जो चीज पूछी गई है ये पूछा गया है कि CD ब्रांच जो आपको दिख रही है यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू ब्रांच CD ब्रांच से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ओके। तो पहले तरीके में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर ओवरऑल करंट निकाल लेंगे पूरे सर्किट का, और फिर हम फाइनली उस करंट को हर ब्रांच में डिवाइड कर देंगे कि किस ब्रांच से कितना करंट फ्लो हो रहा है। यहां से हमको आंसर पता चल जाएगा, ठीक। दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे कि पहले ही करंट को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। मान लेंगे कि कोई सर्किट में कोई करंट फ्लो हो रहा है और उसको हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप इक्वेशन। पोटेंशियल ड्रॉप इक्वेशन, ठीक है। और यहां से हमको I की वैल्यू मालूम चल जाएगी, और क्योंकि हमने करंट को पहले से ही डिवाइड कर रखा है तो फिर हमको सीधे ही आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तीसरे मेथड में हम क्या करेंगे, है ना। तीसरे मेथड में हम करेंगे कि हर पॉइंट का उस सर्किट में जो
मेन जो पॉइंट्स हैं सबका पोटेंशियल पता करेंगे, ठीक है ना। फाइंड पोटेंशियल, हर जगह का पोटेंशियल पता करेंगे और इसके लिए भी हम एक इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद हम ओम्स लॉ का यूज करके, ओम्स लॉ का यूज करके हर ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, हर ब्रांच के लिए ओम्स लॉ लिख के और उस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमको यहाँ से पता चल जाएगा ओम्स लॉ से, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमको मालूम चल जाएगा क्योंकि आपने हर जगह का पोटेंशियल निकाल लिया, ठीक है। और इस जैसे ही आप ये इक्वेशन अप्लाई करोगे वैसे ही आपके पास हर ब्रांच का करंट आ जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 मेथड्स हैं, एक एक करके हम इनको समझते हैं और आप देखोगे कि ये जो 2 इक्वेशंस है, पोटेंशियल ड्रॉप इक्वेशन लिखना और ये जो पोटेंशियल पता करने के लिए जो इक्वेशन लिखना, अगर आपको ये आ जाता है तो बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा आपको, ठीक है, सर्किट्स के ऊपर, ठीक है। ओके, आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। सबसे पहले आपने इस सर्किट को ऑब्जर्व किया। जब आप इस सर्किट को ऑब्जर्व करोगे तो आपने देखा कि जहाँ पे हर ब्रांच में रेजिस्टेंस है, इस ब्रांच में रेजिस्टेंस है, इसमें रेजिस्टेंस है, इसमें भी रेजिस्टेंस है, इसमें भी रेजिस्टेंस है। लेकिन ये जो CD ब्रांच है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि CD ब्रांच में से कितना करंट फ्लो होगा, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। ओके, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है यानी ये रास्ता तो अच्छा है ना, करंट को फ्लो होने के लिए ये अच्छा रास्ता है क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ क्या लगा हुआ है, कनेक्टिंग वायर लगा हुआ है, तो रास्ता तो अच्छा है ये, है ना, इसमें से करंट फ्लो होगा, ठीक है। और हमने पहले कंसेप्ट जो पढ़ा था उसमें क्या देखा था कि क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा क्योंकि चार्जेस को फ्लो होने में कोई रुकावट नहीं आई, उनकी कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई। इसलिए हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे ऑब्जर्व करने से पता चली कि क्योंकि इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है यानी जब करंट इसमें से फ्लो होगा तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा, पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट्स का सेम रहेगा। यहाँ से जो पोटेंशियल आपने स्टार्ट किया, करंट फ्लो हो रहा है लेकिन कोई पोटेंशियल में ड्रॉप नहीं आएगा क्योंकि उस चार्जेस को फ्लो होने में कोई रुकावट नहीं आई, उनकी कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसे केस में जब किसी ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होती तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है और उसके ये जो अक्रॉस पॉइंट्स हैं उनका पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। तो C का पोटेंशियल D के बराबर है, ठीक है। ओके, और ये भी हमने देखा था कि जब ऐसी सिचुएशन में हम सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट को मिला करके एक में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे आपका सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा। इन दोनों, इस ब्रांच को, इस पूरे वायर को हम एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, ठीक है। ओके, तो ऐसा करके जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका सर्किट दिखने में कैसा लगेगा, ठीक है। एक बार इस सर्किट को ड्रॉ करके देखो कि अगर आप C और D पॉइंट को मिला करके एक जगह रख देते हो तो ये दिखने में कैसा लगेगा, ठीक है। ओके, ये आपको बनाना है, ठीक। ओके ओके, बनाते हैं, है ना। तो आप देखो कि ये 50 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और ये इस तरीके से आपने देखा कि जब आप C और D पॉइंट को एक जगह मिला दोगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर 1 आ गया, नीचे 3 आ जाएगा और इधर ये 2 है और ये 4 है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका सर्किट बन गया 50 वोल्ट। ये जो पॉइंट थे C और D पॉइंट, इनको आपने यहाँ पे मिला करके एक जगह रख दिया। तो जैसे ही आप उन दोनों को मिला दोगे तो ये जैसे इनको मिला दोगे तो ये इस तरीके से दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे और ये भी इस तरफ से दोनों एक ही पॉइंट से ये ऐसे बन जाएगा, है ना। अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों भी पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकाल सकते हो आप। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए अभी हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था, R इज इक्वल टू R1 R2 R1 प्लस R2। इसमें ये जो R1 प्लस R2 है इसको हम अपने माइंड में करना है ना। ओके,
तो 1/3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? R इज इक्वल टू 1 × 3 और दोनों का सम वो आपने लिख लिया 4, है ना। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 3/4, ठीक है। तो पहले वाली इस नेटवर्क का रेजिस्टेंस आ गया आपके पास 3/4, ठीक है। इस सिस्टम का रेजिस्टेंस आ गया आपके पास 3/4। अब इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप इस फॉर्मूले को उसी तरीके से, उसी स्टाइल से आप फटाफट इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, है ना। कैसे निकालोगे? ठीक है, इसी तरीके से। ओके, इन दोनों का कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू 2 × 4 डिवाइडेड बाई सम 6। ये चीज़ अपने माइंड में करनी है ना। अब आगे आपके पास 2 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 4/3। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया? इस सिस्टम का आ गया 4/3। और क्योंकि ये दोनों अब सीरीज में हो जाएंगे तो इन दोनों का सम करना है आपको, ठीक है। ओके, अब आपको सिर्फ इन दोनों रेजिस्टेंस को सम करना है, ठीक है। तो आपने सम कर लिया, ये आपका रेजिस्टेंस 3/4 आया और ये आगे वाला, इससे आगे जो रेजिस्टेंस है वो 4/3 आया, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका पूरा सर्किट। ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितनी हो गई? 3/4 प्लस 4/3, ठीक है। अब ये जो फ्रैक्शंस में जो चीज़ आती है इसको कैसे ऐड किया जाता है? मैथ स्किल। जब इस तरीके से फ्रैक्शंस में ऐड करने के लिए आता है तो हम उसको कैसे ऐड करते हैं? आपको क्या करना है कि बेस को सेम करना होता है, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर इधर जो है उसको ले लिया आपने और जो इधर है इसको भी ले लिया तो बेस सेम हो गए, है ना। इस प्रोसेस में क्या है कि आपको सोचना नहीं पड़ा अलग से। जो एलसीएम लेने में क्या होता है कि दिमाग पे जोर पड़ता है कि एलसीएम क्या होगा, फिर उसको उससे डिवाइड करो, फिर उससे ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो उसमें काफ़ी माइंड में स्ट्रेस आता है, ठीक। आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना होता है कि बेस को सेम करना है, ठीक है ना। 4 आपने ले लिया, 3 यहाँ ले लिया, जो भी है उसको ले लिया, ठीक है। ओके, अब क्योंकि आपने ये, है ना, और यहाँ पे भी आप देखो बेस को सेम कर दिया, आपने 3/4 कर दिया, आपने अलग से कुछ नहीं किया, जो नीचे थे उनको रख लिया, ठीक है ना। अब क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे आपने अपने मर्जी से 3 ऐड किया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आपने अपनी मर्जी से 3 मल्टीप्लाई किया था, तो ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर आपने डाला है तो इसको ऊपर भी करना पड़ेगा ना, तभी तो ये कैंसिल आउट होकर 1 बन जाएगा। और इस चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपका बेस सेम हो गया, ठीक है ना। तो ऊपर वाली क्वांटिटी कितनी आ गई? 3 × 3। और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे बेस सेम करने के लिए आपने 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो क्योंकि यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा ये डाल दिया चीज़, तो इसको हटाने के लिए ऊपर भी डालनी पड़ेगी, तभी तो ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, यानी चीज़ वही रही पहले वाली, ठीक है। तो ये कितना हो गया है? 4 × 4। तो इस तरीके से आप देखो बेस ऐसे सेम हो जाते हैं, है ना, और फ्रैक्शंस को ऐड करना बड़ा आसान हो जाता है। ओके, अब ये नीचे कितना है? 4 × 3 12 है, क्योंकि बेस सेम हो गया, आप उसको फटाफट लिख दिया अपन ने। 3 × 3 9, 9 + 16, ठीक है ना। ये सब तो अब ओरल मन में किया जा सकता है। 9 + 16 25/12। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई पूरे सर्किट की। अब यहाँ से हम पूरे सर्किट का ओवरऑल करंट निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके, तो पूरे सर्किट के अंदर जो बैटरी है कितनी है? 50 वोल्ट की है, और टोटल अभी हमने रेजिस्टेंस निकाल ली पूरे सर्किट में 25/12। तो आई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, आई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, है ना। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 50 डिवाइडेड बाई 25/12। अब जब ये इस तरीके से जो 3 लेयर्स में जब फ्रैक्शन आ जाता है तो ये जो नीचे वाला, बिल्कुल नीचे वाला जो होता है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आपको ये समझना है कि ऐसा होता क्यों है, तो इसके लिए भी हम समझ सकते हैं कि देखो
ये 3 लेयर में फ्रैक्शन आ गया है ना। आप ये नीचे वाले को हटाना चाहते हो, हटाने के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करोगे। अब अपने मन से आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया 12, तो यहाँ पे ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो ये जो पोर्शन है इसका मतलब क्या हुआ, 1 हो गया है ना। तो इस तरीके से होता है। अब देखो ये नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ से 12 से 12 कट जाएगा और 12 ऊपर जनरेट हो गया। तो इस तरीके से वो कहा जाता है। इसी पूरी प्रक्रिया को हम शॉर्ट में कह देते हैं कि ये 12 ऊपर चला जाएगा, जबकि वो इस तरीके से हटाया जाता है कि यहाँ पे आपने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल हो गया और ये 12 आपका ऊपर पहुँच गया। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को इस तरीके से लिख दिया जाता है 50 डिवाइडेड बाय 20/12, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये क्या आ गया 50, 12 ऊपर चला गया और नीचे कितना है 25 से 50 कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू 12 यानी 24 एम्पियर। ठीक है, ये आपका ओवरऑल करंट आ गया। ठीक है, आप देखो अगर आपको ये इस तरीके से नहीं करना है तो फिर आप ओम्स लॉ को सीधे ऐसे लिखो स्टैंडर्ड तरीके से, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू आर। तो ऐसा करने में आपको सिंपल रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस 50 है, करंट की वैल्यू आ गई 25/12 और रेजिस्टेंस नहीं, ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये करंट है, तो ये I है ना। अब 25 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स और 12 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 12 यानी 24, तो I की वैल्यू हो जाएगी 24 एम्पियर। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका है कि ओम्स लॉ को सीधे ऐसे लिखो और यहाँ से आपको यहीं से कैंसिल आउट हो जाएगा ये। ठीक है, तो अपनी अपनी स्टाइल है ना, आपको हर चीज़ में कंफर्टेबल होना है। ठीक है, ओके। अब जब इक्विवेलेंट आपका पूरा सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस आ गया, पूरे ओवरऑल सर्किट का आपके पास करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक बार सर्किट को फिर से बना लेते हैं। ठीक है ना, ये आपका सर्किट है, यहाँ पे 1 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और ये आपका ये सर्किट है। ठीक है, ये 50 वोल्ट है। आपको मालूम चल गया कि इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। आपको मालूम चल गया कि 24 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अभी 24 एम्पियर यहाँ से एंटर होगा। ठीक है, और ये भी आपको मालूम है कि ये जो पॉइंट्स है C और D, इनका पोटेंशियल सेम है। ठीक है ना, ओके। और देखो ये जो ब्रांच है 1 वाली, एक तरफ तो ये C से कनेक्टेड है और एक तरफ इस पॉइंट से कनेक्टेड है, और ये जो ब्रांच है 3 वाली, ये एक इस पॉइंट से कनेक्टेड है और D से कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि जब इस तरीके से करंट एंटर हो रहा है ना, तो ये जो दोनों जो रास्ते हैं, आप देखो ये 24 एम्पियर का करंट इसके अंदर ब्रांच होने वाला है ना। इस तरीके से ब्रांच आउट हो रहा है, ये दोनों पैरेलल में हो गए क्योंकि ये इन दोनों का मिला के रख सकते हैं ना, सेम पोटेंशियल है दोनों का। ओके, अब यहां से कितना करंट जाएगा और यहां से कितना करंट जाएगा ये देखना है। आसान रास्ता कौन सा है? आसान रास्ता ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे 1 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, यानी कि ज़्यादा करंट यहाँ से जाएगा और यहाँ से कम जाएगा। ठीक है, तो ये जो करंट डिवाइड होगा, अब हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड कर रहे हो आप इस करंट को कि किस ब्रांच में से कितना करंट जाएगा। ठीक है, आप उसको डिवाइड कर रहे हो। तो क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है किस रेशियो में, 1:3 में है ना। रेजिस्टेंस का रेशियो 1:3 है, लेकिन करंट का रेशियो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो कम वाला है रेजिस्टेंस है उसमें से ज़्यादा करंट जाएगा और जो ज़्यादा रेजिस्टेंस है उसमें से कम करंट जाएगा। तो करंट का जो रेजिस्टेंस रेशियो आ जाएगा वो 3:1 होगा, इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, ये करंट का रेशियो है और ये रेजिस्टेंस का रेशियो है। ठीक है, ओके। अभी इसको डिवाइड कैसे करेंगे उसकी मैथ सीखते हैं। देखो 24 एम्पियर का टोटल करंट ये है ना। आपको इसको बांटना है, ये इस तरीके से 24 एम्पियर का करंट आ रहा है और इसको 2 ब्रांचेस में बांटना है आपको।
एक में 1 है, ये 3 है, ठीक है। 1 और 3 1:3 के रेशियो में बांटना है इसको, ठीक है ना। कोई सा भी देख लेते हैं, 1:3 है ना। इस तरीके से आपको एक करंट बांटना है ना। तो एक और मैथ सीख लेते हैं यहाँ पे, मैथ स्किल, कि रेशियो के साथ कैसे काम किया जाता है। आप देखो ये जो चीज़ है ना, मैथ रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं, ये 5th क्लास तक आ जाती है ना। आप यहाँ पे सबसे पहले देखो कि कितने पार्ट्स हैं टोटल पार्ट्स कितने हैं, एक 3 है और एक 1 है, यानी टोटल पार्ट्स 4 हैं, ठीक है ना। आपको याद आ रहा होगा, इस तरीके से 5th क्लास तक सिखा दिया जाता है, ये 5th क्लास में बनाते हैं इस तरीके से। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 4 हैं, 1 2 3 4 हैं, है ना। एक के पास तो 3 पार्ट्स चले जाएंगे, ठीक है, एक के पास तो 3 पार्ट्स जाएंगे और एक के पास 1 पार्ट जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपको इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 24 एम्पियर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले 24 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 24 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया आपने, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 पार्ट बन गए 24 एम्पियर के, ठीक है। अब एक के पास कितने जाएंगे, देखो एक के पास जाएंगे, ये जो आपने इसके 4 पार्ट्स कर दिए ना 24 एम्पियर के, एक के पास तो 3 पार्ट्स जाएंगे, तो आपने इसको 3 से इंटू कर दिया, और एक के पास जाएंगे 24/4, इसके पास 1 पार्ट्स जाएंगे, तो इसको 1 से इंटू कर दिया, है ना। इस तरीके से ये रेशो आप निकाल सकते हैं, है ना। आप देखो आंसर आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है, 6 इंटू 3 यानी 18 एम्पियर। तो एक जगह से तो 18 एम्पियर करंट जाएगा, और एक जगह से कितना जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 4 यानी 6 एम्पियर। तो एक ब्रांच में से तो देखो 18 एम्पियर करंट जा रहा है, कहाँ से जाएगा 18 एम्पियर करंट, और एक ब्रांच में से 6 एम्पियर करंट जाएगा, है ना। अब कॉमन सेंस की बात है कि जो रास्ता आसान है, यहाँ से तो ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से 18 एम्पियर करंट फ्लो होगा, और नीचे वाली ब्रांच में से 6 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो आप देखो दोनों का सम कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो आपने यहाँ पे रेशियो की हेल्प से इस करंट को डिवाइड कर दिया, इस तरीके से डिवाइड हो जाता है करंट, ठीक है। ओके, ये जो मैथ है ये सीखना जरूरी है, क्योंकि ये हर जगह काम आएगी। आप ये जो रेशियो की मैथ हमने सीखी, ये आपको हर जगह काम आएगी, ठीक है। ओके, तो पूरा जो सर्किट है इसमें आपने देखा, ये आपका सर्किट है ना, ये C ये D था। अब यहाँ से आपने देखा अभी कि 24 एम्पियर का करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, और आसान रास्ते से, ऊपर वाले जो आसान रास्ता है वहाँ से तो 18 एम्पियर करंट चला जाता है, और नीचे वाले से 6 एम्पियर करंट चला जाता है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस है ये तो 1 है, और नीचे वाले की रेजिस्टेंस 3 थी, है ना। इस तरीके से आपने जो करंट एंटर हुआ था उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से फ्लो होते हुए इस पूरी CD ब्रांच में से, और यहाँ से फ्लो होते हुए ये करंट वापस बाहर आ जाएगा। पूरे सर्किट में फ्लो होता है ना करंट, तो इस तरीके से करंट फ्लो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये बाहर आने से पहले, जस्ट बाहर आने से पहले, इन 2 ब्रांचेस में जो करंट था, देखो यहाँ से इस ब्रांच में से करंट आया होगा, कुछ इस ब्रांच में से नीचे से, यहाँ नीचे से इस ब्रांच में से आया होगा, ये दोनों मिलके ही तो ये आगे जा रहा है ना। यानी ये करंट बाहर निकलने से जस्ट पहले इन 2 ब्रांचेस में बटा हुआ था, है ना। तो आपको क्या करना है कि अब की बार 24 एम्पियर को 2 और 4 इन दोनों ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करना है। क्या आप कर सकते हो ऐसा, ठीक है। अभी हमने जो रेशियो की मैथ सीखी, उसकी हेल्प से आप 24 एम्पियर को इन दोनों ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ट्राई करके देखो, ठीक है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, ठीक है। ओके, ओके, है ना। उसी मैथ से करते हैं। आप देखो टोटल कितना है, ये 2 और 4 6, है ना। 6 पार्ट्स हैं टोटल, तो 6 पार्ट्स हैं,
1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट्स हैं। एक के पास कितने जाएंगे, एक किसी के पास 2 पार्ट्स जाएंगे और एक के पास 4 पार्ट्स जाएंगे। ये 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। इस तरीके से ये बॉक्स बना के 5th क्लास तक सिखाया जाता है, ठीक। ओके, यानी टोटल 24 जो एम्पियर करंट है उसको मुझे टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आपने इसको कर दिया 24/6, ये चीज़ कर दी, ठीक है। अब एक के पास मेरे को 2 पार्ट्स भेजने हैं, तो इसको इंटू कर दिया 2। और दूसरे, अब देखो दूसरी चीज़ हमेशा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक पार्ट निकाल लिया तो दूसरे को माइनस करके पता कर सकते हो। तो हमेशा दोनों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आपने एक हिस्सा निकाल लिया इसका, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 2 यानी 8 एम्पियर, ठीक है। तो आप आपको दिख रहा है, देखो दूसरा पार्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हो यहां से कि एक पार्ट तो आपके पास 8 एम्पियर आ गया, तो दूसरा कितना होगा, 24 में से 8 एम्पियर को माइनस कर देंगे, उससे अपने आप आ जाएगा 16 एम्पियर, है ना। तो ये 2 टुकड़े आपने कर दिए, 24 एम्पियर को आपने 2 पार्ट्स में बांट दिया। अब आपको देखना ये है कि ये जो बड़ा वाला करंट है ये कहाँ से जाएगा और ये स्मॉल करंट कहाँ से जाएगा। कॉमन सेंस की बात है ना। अभी हमने देखा था जो रास्ता अच्छा है वहाँ से ज़्यादा करंट चला जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस है वहाँ से कम करंट चला जाएगा, है ना। अब ये जो चीज़ निकाली थी आपने वो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 24/6 और एक को कितना भेजना था 4 पार्ट्स, तो यहाँ से भी आ जाएगा 24/6 4 इंटू 4 यानी 16 एम्पियर। लेकिन इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जैसे ही आपने एक पार्ट निकाला आप 24 एम्पियर में से 8 को माइनस करके निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, तो हमारे पास कुल मिला के ये पूरे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि इस वाली ब्रांच में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 16 एम्पियर जो बड़ा करंट है ये कम रेजिस्टेंस में से जाएगा, तो 16 एम्पियर ऊपर से जा रहा होगा और नीचे से ये 8 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। अब फाइनली आप बताओ कि आंसर कितना होगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि CD ब्रांच में से कितना करंट फ्लो होगा, ये आप निकाल लो, है ना। ये जो ब्रांच है यहां से करंट कितना आ रहा है C पॉइंट पे 18 एम्पियर, आगे चला गया 16 एम्पियर, तो नीचे कितना चला जाएगा, आगे आंसर, ठीक है। क्योंकि 16 आगे चले गए तो नीचे 2 एम्पियर बच गया, यानी CD ब्रांच में आपने निकाल लिया कि C से D की तरफ कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। यह आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये प्रोसेस आपको हो सकता है हमने कई सारे स्टेप्स किए, लेकिन ये आपको सिखाने के लिए किए। कई सारी हमने यहाँ पे मैथ स्किल्स सीखी कि रेशियो को कैसे ऐड किया जाता है, रेशियो में कैसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने स्किल सीखी जो कि आपको हर जगह काम आएंगी, ठीक है। तो एक तरीके से हमारा आंसर आ गया। अब हम दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए अब दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना। ओके, अब की बार हम क्या करेंगे कि पहले से ही करंट को डिवाइड कर लेते हैं। ओके, मान लेते हैं कि, है ना, मान लेते हैं कि सर्किट में कोई करंट फ्लो हो रहा है, कोई करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहां से ये बैटरी से I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, हमने मान लिया, ठीक है। और इस करंट को पहले से ही इस पूरी ब्रांच में डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कर कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही रेशियो की तरह से करेंगे, है ना। ओके, आपको मालूम है कि C और D का पोटेंशियल सेम है, और इसलिए ये जो ब्रांच है ये इस पॉइंट्स पे है और ये वाली जो ब्रांच है इस पॉइंट्स पे है, ठीक है ना। दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, यानी दोनों पैरेलल में हैं। और इसलिए क्या होगा कि जो आसान रास्ता है वहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और जो जहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस है वहाँ से कम करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से रेशियो का यूज़ करके हम इस करंट को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको कर सकते हो और बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है ना। डिवाइड द करंट, जो अभी अभी आपने मैथ सीखी है, जो रेशियो की मैथ सीखी है, उससे इस करंट को डिवाइड कर लो, ठीक है। ओके, जितना करंट यहां से एंटर हुआ था उतना ही करंट यहां पे बाहर निकलेगा। तो एक बार तो आपको यहां पे डिवाइड करना है 1 और 3 में, और एक बार आपको 2 और 4 में डिवाइड करना है, ठीक है। ओके, ऐसा करने से आपको प्रैक्टिस होगी और
कमांड डेवलप होगी, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। ओके, करते हैं डिवाइड, है ना। ओके, आपने देखा कि कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 और 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आपने लिखा टोटल करंट को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक के पास मुझे 1 भेजना है तो 1 से इंटू कर दिया। एक के पास मेरे को 3 पार्ट्स भेजने हैं तो आपने इसको 3 से इंटू कर दिया। दिख रहा है? यानी देखो, टोटल करंट को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को क्योंकि 1 में 1 पार्ट्स आएगा तो 1 से इंटू कर देते हैं, तो 1 से इंटू करोगे तो कुछ फर्क पड़ नहीं रहा। दूसरे में आपने किया टोटल करंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और क्योंकि 3 पार्ट्स करना है तो 3 से इंटू करोगे तो 3i हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने इस i करंट को डिवाइड कर दिया। अब इनमें से ज़्यादा कौन सा है? 3i/4, यानी ऊपर वाले में से ये ज़्यादा करंट जाएगा, ठीक है ना। बड़ा करंट ये है, और बड़ा करंट जो ज़्यादा करंट है वो कम रेजिस्टेंस में से जाएगा। तो आपने यहाँ लिख दिया कि यहाँ से करंट जाएगा 3i/4 और नीचे वाले में से जाएगा i/4, ठीक है। अब यही करंट वापस इधर आ रहा है, तो अब की बार आपको 2 और 4 में डिवाइड करना है। कर सकते हो, है ना। ओके, उसी तरीके से करते हैं, क्योंकि ये करंट बाहर निकल रहा था, यानी इससे जस्ट पहले ये इन दोनों में डिवाइडेड था। तो आई करंट को आपने टोटल कितना, ये 2 और 4 6, तो 6 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया। एक तरफ आपको 2 पार्ट्स भेजना है और एक तरफ आपको 4 पार्ट्स भेजना है। सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये तो आ गया आपके पास 1/3, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, ये तो हो गया 1/i/3, और ये कितना हो गया, ये 4 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2i/3, तो ये 2i/3 हो गया, ठीक है। तो यानी अब देखो आपके पास 2 करंट हो गए, है ना। एक i/3 है और एक 2i/3 है, ठीक है। ये डायरेक्टली देखो इनमें जो रेशो था ना 2:4 का था, यानी 1:2 का रेशो था, तो ये पहले ही ये रेशो एक्चुअल में ये था, ठीक है ना। लेकिन वैसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, ताकि आपको बार बार ये रेशो नहीं निकालना पड़े, इसलिए मैंने आपको बताया था कि टोटल कर लो इसका, तो 6 पार्ट्स हो गए और 6 पार्ट्स में करंट को डिवाइड कर दिया आपने। वो तो वही आएगा, वो तो जो कैंसिल आउट होना है वो तो बाद में भी हो जाएगा। तो टोटल पार्ट्स आपने 6 कर दिए, फिर एक तरफ 2 भेजना है, 2 पार्ट्स भेजना है, और एक तरफ आपको 4 पार्ट्स भेजना है, ठीक है। सही है, कम से कम कंफ्यूजन हो, कम से कम परेशानी हो, ठीक है ना। इसलिए जो सिंपल तरीका है वो यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आपके पास ये एक करंट तो कितना आ गया, i/3, है ना। इसको हटा देते हैं, और एक तरफ ये आ गया आपके पास 2i/3। ओके, अब इनमें से ज़्यादा कौन सा है? ज़्यादा ये है, ये इसका डबल है ना। तो जो ज़्यादा करंट है वो किस में से जाएगा? ऊपर वाले में से जाएगा। तो इसको ऊपर वाले में से भेज देते हैं 2i/3, और नीचे से करंट ये फ्लो होगा i/3, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, इसलिए इसमें से कम करंट फ्लो हुआ, और कम में से ज़्यादा करंट फ्लो हुआ। तो इस तरीके से आपने करंट को पहले से ही डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है पोटेंशियल ड्रॉप इक्वेशन लिखना। ये चीज़ अगर आपको आती है तो ये काफ़ी पावरफुल टूल है, पोटेंशियल ड्रॉप इक्वेशन। पोटेंशियल ड्रॉप इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि एक क्लोज्ड लूप ढूंढना है, कोई सा भी आपको एक क्लोज्ड लूप ढूंढना है, ठीक है ना। क्लोज्ड लूप का मतलब क्या हो गया? बैटरी से स्टार्ट करके, बैटरी के हाई पोटेंशियल से स्टार्ट करके एक गोला, पूरा एक सर्किल, एक लूप घूम के वापस आपको बैटरी में आना है। कोई सा भी क्लोज्ड लूप ढूंढना है, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है,
कि करंट जब भी कहीं से फ्लो होता है, सपोज कीजिए करंट किसी रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है ना, रेजिस्टेंस में से कोई करंट जा रहा है ना, तो क्या होगा यहाँ पे क्योंकि रेजिस्टेंस में से जाने में आपकी एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है, रेजिस्टेंस आपको आसानी से निकलने नहीं देती। तो जैसे ही आप रेजिस्टेंस में जाओगे निकल के, तो आपका कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। कितना ड्रॉप हो जाएगा? -I/R, जितना करंट जा रहा है और जितनी रेजिस्टेंस जा रही है। तो जहाँ भी आपको रेजिस्टेंस में से होके गुजरोगे, वहाँ से आपका इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इस सर्किट में लिखते हैं पोटेंशियल ड्रॉप इक्वेशन। ये आपका सर्किट है, ठीक है ना, ये C पॉइंट था, ये D पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है कितनी है? 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस है। ओके, अभी हमने देखा कि एक पहले क्लोज्ड लूप लेते हैं इसके अंदर, एक है ना, कोई सा एक क्लोज्ड रास्ता ढूंढते हैं, ठीक है। आप देखो कि ये जो प्लेट है, ये कितने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना है बैटरी का? 50 वोल्ट है। इसका मतलब ये होता है 50 वोल्ट जब हम लिखते हैं, ये जो बड़ी वाली प्लेट है इसका पोटेंशियल तो कितना हो गया? 50 वोल्ट, और ये जो स्मॉल प्लेट है इसका पोटेंशियल कितना हो गया? 0 वोल्ट। ये मतलब होता है इसका, ठीक है। अब हम हाई प्लेट से चलेंगे, हाई पोटेंशियल से चलेंगे, ठीक है। हाई पोटेंशियल से आप चले और यहाँ से चलते हुए आप यहाँ से इस रास्ते पे गए, यहाँ से होते हुए यहाँ पे आ गए। अब आपने कौन सा रास्ता चुना? ये वाला रास्ता चुना, यहाँ पे आ गए, ठीक है। और आगे बढ़ो, यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए, और इस तरीके से पूरा एक क्लोज्ड रास्ता पूरा हो गया। तो हमने कोई सा अपने मर्जी से एक रास्ता चुन लिया जो कि पूरा बाहर से होते हुए एक क्लोज्ड लूप चुन लिया। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया कि क्लोज्ड लूप हमने आइडेंटिफाई किया कि हमको इस रास्ते में चलना है, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे? अगले स्टेप में उस रास्ते पे चलते जाएंगे और पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा, ठीक है, ठीक है। अभी हमने देखा था कि इस ब्रांच में से कितना करंट फ्लो हुआ था? 3I/4, और इस ब्रांच में से कितना हो रहा था? 2I/3, है ना। यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 3/4I। ये करंट फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में से, और इस ब्रांच में से फ्लो हो रहा है 2/3I, ठीक है। अब हम पोटेंशियल ड्रॉप इक्वेशन लिखते हैं। आप देखो, आपने स्टार्टिंग की 50 वोल्ट से, तो आपने लिखा है यहाँ पे 50 वोल्ट। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया। आपको देखना है कि क्लोज लूप में आपने कहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो आपने 50 वोल्ट से चलना स्टार्ट किया, तो ये आगे आपका 50 वोल्ट, ठीक है। अब आपने ये रास्ते से चल रहे हो, है ना। स्टार्टिंग आपने कहाँ से की? 50 वोल्ट से। तो 50 वोल्ट से आप चलते गए, रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं आई, यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आई। फिर आप जैसे ही यहाँ पे आए तो आपने देखा कि 1 ओम की एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। 1 ओम की क्या है? रेजिस्टेंस है। तो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि जब भी आप किसी रेजिस्टेंस से गुजरोगे और यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, आई करंट फ्लो हो रहा है और ये आर रेजिस्टेंस में से जा रहा है, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा? I/R, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ने आपका इतना पोटेंशियल को कम कर दिया, ठीक है ना। तो ओके, अब हम यहाँ से 50 वोल्ट से चलते हुए जा रहे हैं और हमको रास्ते में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिली 1 ओम, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा? -I/R। कितना करंट फ्लो हो रहा है? 3/4I, ठीक है ना। IR, कितना करंट फ्लो था? 3/4I। कितनी रेजिस्टेंस थी? 1 थी। इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, ठीक है। ये मतलब होता है इसका। और आगे चलते हैं, और आगे हम चले तो हमको रास्ते में 2 ओम की एक रेजिस्टेंस मिली और इतना करंट इस रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है, तो फिर से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। कितना हो जाएगा? IR पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। कितना करंट है? आप देखो कितना करंट है। ये टर्म आपको लिखना है, तब जाके कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक।
तो ये जो टर्म है कितना, जब मैं इस रास्ते से और आगे जाऊंगा तो रास्ते में मेरे को 2 ओम की रेजिस्टेंस मिली और इतना करंट जा रहा है, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, ओके, कितना करंट जा रहा है 2/3I, कितना रेजिस्टेंस है 2, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। और ड्रॉप होते होते अब आप वापस फाइनली कहाँ पे आ गए, 0 वोल्ट पे आ गए। तो आपने जो जर्नी स्टार्ट की थी 0 वोल्ट पे आ गए आप। स्टार्टिंग कहाँ से की थी 50 वोल्ट से, और यहाँ से ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, फिर आगे चले तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, और फाइनली ये बराबर हो जाता है 0 वोल्ट के। तो ये इक्वेशन इस तरीके से बनती, ये है आपकी पोटेंशियल ड्रॉप इक्वेशन। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 50 हो गया, ये कितना है 3I/4 है ना। ये जो माइनस वाली जो सारे टर्म्स है ना, इसको 0 के इधर ले आते हैं, ये इधर आ जाएगा 3/4I, ये इधर आ जाएगा 2 × 2 यानी 4I/3, ये चीज़ आ गई। अब आप देखो ये जो हमने तरीका सीखा था कि किस तरीके से फ्रैक्शंस को ऐड किया जाता है, उसी तरीके से कर लेते हैं फटाफट इसको। नीचे मैंने रेशो सेम कर दिया तो 12 आ गया, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया था तो ऊपर भी 3 किया होगा तो 9I हो गया। इधर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो ऊपर भी किया होगा, यानी ऊपर 16I आ गया। यानी ये चीज़ क्या, 9 और 16 मिलके कितना हो गया टोटल 25 हो गया। तो मैंने यहाँ लिख दिया 25I, सामने है 50, 25 से 50 कट गया, 2 टाइम्स 2 × 4 12 24, तो I की वैल्यू मेरे पास आ गई 24 एम्पियर। अब इस करंट को तो मैंने पहले से डिवाइड कर रखा है, पहले से ही डिवाइड कर रखा है, पहले से ही आपने डिवाइड कर रखा है इस करंट को 24 एम्पियर को, है ना। तो जो आपका सर्किट है, आपको मालूम चल गया कि 24 करंट जा रहा है, और इसको तो आपने पहले से डिवाइड कर रखा था। यहाँ पे 3/4I, यहाँ पे आपका जो 2/3I, ठीक है ना। ओके, 3/4I कितना है 3/4 × I की वैल्यू आपने कितनी निकाली 24, यानी 24 से 4 कैंसिल आउट हो गया 6, 3 × 6 यानी 18 एम्पियर। यानी ऊपर जो करंट है ये वाला, ये 18 एम्पियर है, और ये कितना करंट है 2/3 × I की वैल्यू आपने निकाली 24 एम्पियर। 3 24 से कितनी टाइम्स जाएगा 8 × 2 16 एम्पियर। तो आपको मालूम चल गया कि ये जो करंट था ना, ये 16 एम्पियर है, और ये ऊपर से आ रहा है 18 एम्पियर। तो इधर से 18 आ रहा है, आगे चला गया 16, तो इधर कितना जाएगा, आ गया आंसर 2 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके में आपने क्या देखा कि हमने करंट को पहले से डिवाइड कर लिया था, फिर हमने पोटेंशियल ड्रॉप इक्वेशन लिखी, और यहाँ से आपके पास I की वैल्यू आ गई। और क्योंकि करंट तो आपका पहले से ही डिवाइड हो रखा है, पहले से ही हमने ये डिवाइड कर रखा है, और यहाँ पे जैसे हमने I की वैल्यू डाली, ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई। और यहाँ से हमने फिर दिमाग लगा के थोड़ा सा कि 18 एम्पियर इधर आ रहा है, 16 आगे चला गया, तो 2 एम्पियर नीचे आ जाएगा। तो CD ब्रांच में से आपने निकाल लिया कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2A एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है ना, पोटेंशियल ड्रॉप इक्वेशन लिखना। जैसे ही करंट किसी रेजिस्टेंस में से जाता है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, करंट की जितनी वैल्यू है और जितनी रेजिस्टेंस, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। इस तरीके से हम क्लोज लूप में चलते जाएंगे, और पोटेंशियल ड्रॉप होते होते लास्ट में 0 आ जाता है। ठीक है, ओके, तो ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, अब हम इसको एक और आखिरी तरीके से करते हैं, जो कि सबसे अच्छा तरीका है, देखा जाए तो सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, उसको भी सीख लोगे तो काफ़ी कमांड आ जाएगी इस सर्किट्स पे। ओके, आइए एक और तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, है ना। हो सकता है ये तरीका आपको सबसे अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमको रेशो भी नहीं निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, तो ये हमारा सर्किट है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका सर्किट है ना। ये CD ब्रांच है, और ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम रेजिस्टेंस है, ये 2 है, ये 4 है, ये 50 वोल्ट की बैटरी है।
अब की बार इस पूरे सर्किट के हर पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालेंगे कि हर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको समझना कि पोटेंशियल का नज़रिया आपको समझ में आएगा कि पूरे सर्किट को पोटेंशियल के हिसाब से देखते हैं कि कहाँ पे कितना पोटेंशियल है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था और कई बार डिस्कस किया था कि सी और डी ये जो पॉइंट है इनका जो पोटेंशियल है पॉइंट सी और डी का, ये पोटेंशियल सेम है, यानी वी सी का पोटेंशियल डी के बराबर है। इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि यहाँ से जब करंट फ्लो होगा तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। इस रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए कोई कमी नहीं आएगी पोटेंशियल में, इसलिए दोनों का पोटेंशियल सेम है। ये चीज़ हमने देखी थी, ओके। लेकिन ये पोटेंशियल है कितना, ये हमको नहीं मालूम, है ना। ये आपको नहीं मालूम कि ये पोटेंशियल है कितना। तो अब की बार हम क्या करते हैं, इस तरीके में हम क्या करेंगे कि इस पोटेंशियल को x मान लेते हैं, ठीक है ना। सपोज कीजिए ये कोई पोटेंशियल है x, और x की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, कितना पोटेंशियल है ये हमको नहीं मालूम। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे ये c और d का पोटेंशियल है x, ठीक है, ओके। अब आप देखो कि तो c और d का जो पोटेंशियल है ये यहाँ पे पोटेंशियल को लेबल कर देते हैं, है ना, ओके। एक बार दोबारा से आप इसको देखो ध्यान से, दोबारा से पोटेंशियल लेबल करते हैं हर जगह, ठीक है। है ना, ये C और D है, ठीक है। अब आप देखो ये है आपका सर्किट। आपको मालूम है जो हाई प्लेट है इसका पोटेंशियल कितना होता है, 50 वोल्ट, ठीक है। ये जो स्मॉल प्लेट है इसका पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट, ठीक है। अब आप यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो, है ना, यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं हाई पोटेंशियल से। तो ये जो हाई पोटेंशियल से हम गए, ये जो तार कनेक्टेड है ये कैसा तार है, कनेक्टिंग वायर्स, ये कनेक्टिंग वायर है, ठीक है ना। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे 0 रेजिस्टेंस है। आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस इस सर्किट में सिर्फ एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 1 ओम इधर है इस ब्रांच में, एक इधर 3 है, इधर 2 है और इधर 4 है। यानी जो इतना लंबा जो वायर है ये कौन सा वायर है, कनेक्टिंग वायर है, और इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यानी जब आप यहाँ से चलोगे 50 वोल्ट से तो आपका कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा यहाँ तक, है ना। इस पॉइंट यहाँ से चलते हैं तो रास्ते में आपका कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, क्योंकि रास्ते में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। यानी ये 50 वोल्ट है तो इधर भी 50 वोल्ट है, इधर भी 50 वोल्ट है, इधर भी 50 वोल्ट है, हर जगह 50 वोल्ट है, और यहां पे आ जाओगे ये भी 50 वोल्ट है। आपने देखा कि पूरा वायर इक्वी पोटेंशियल है, हर जगह इसका पोटेंशियल सेम है, ठीक है ना। तो ये जो ब्रांच है 1, यहां पे ये जो 1 ओम रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसके दोनों पॉइंट्स को देखो कि इसके दोनों सिरे पे कितना पोटेंशियल है, ये निकालना है अपने को। तो एक सिरे पे तो हम पहुंच गए 50 वोल्ट है ना। तो 1 ओम की जो रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम की जो रेजिस्टेंस है, इसके एक पॉइंट तक तो आप पहुंच गए कि ये 50 वोल्ट है, क्योंकि इस रास्ते में तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ। तो यहां पे तो कितना पोटेंशियल आ गया, 50 वोल्ट। और ये जो पोटेंशियल है ये कौन सा पॉइंट था, सी पॉइंट था। और अभी हमने क्या माना था कि जो सी पॉइंट और डी पॉइंट है इन दोनों के पोटेंशियल सेम है, और इन दोनों को हमने एक्स मान लिया। कितना है पोटेंशियल ये हमको नहीं मालूम, तो उसको हमने एक्स मान लिया था। तो यानी यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, ये एक्स। तो ये इस ब्रांच की जो अक्रॉस में पोटेंशियल आ गया आपके पास, एक तरफ तो 50 वोल्ट है और दूसरी तरफ कितना है, एक्स पोटेंशियल है। ये एक्स की वैल्यू कितनी है ये हमको नहीं मालूम, ठीक है, ओके। है ना, ये एक्स पोटेंशियल है इधर, ठीक है, ओके। अब की बार हम इधर से चलते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा कि इधर 0 वोल्ट है, ये भी एक कनेक्टिंग वायर है ना। यहां पे कितना पोटेंशियल होगा, 0 वोल्ट। इस पॉइंट पे कितना होगा, 0 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट। तो आप यहाँ तक पहुँच गए। ये पूरा वायर एक ही पोटेंशियल पे है, इक्वी पोटेंशियल है, कंडक्टर का बना हुआ है, पूरी बॉडी उसकी एक ही पोटेंशियल पे है, ठीक है, ओके। यहाँ तक आप पहुँच गए, ठीक है। ये जो पॉइंट डी है
इसका पोटेंशियल कितना है x, क्योंकि ये दोनों इक्वी पोटेंशियल पे थे, सेम पोटेंशियल पे थे, तो जो इसका है पोटेंशियल वो इसका रहेगा। तो इस तरीके से आपने पूरे सर्किट पे पोटेंशियल को लेबल कर दिया, ठीक है ना। इसको कहते हैं पोटेंशियल को लेबल करना, ठीक है ना। तो पूरा आपने ये पोटेंशियल हर जगह आपने पूरे सर्किट पे लेबल कर दिया, ठीक है। ओके, अब इस तरीके में हम क्या करेंगे कि इस x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये x पोटेंशियल है कितना, अगर ये आ जाता है तो काम हो जाएगा पूरा, ठीक है। ओके, अब यहां पे एक हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी रजिस्टर है, सपोज कीजिए अक्रॉस कोई भी रजिस्टर है R, ये कोई भी ब्रांच है जिसके अंदर R रेजिस्टेंस है, और इसके अक्रॉस अगर आपको पोटेंशियल पता चल जाए, VA और VB पता चल जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और आप ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, I इंटू R। यहां से आपको ये करंट की वैल्यू मालूम चल जाएगी, ठीक है। ओके, अब देखो इक्वेशन कैसे बनेगी आपकी। सबसे मेन चीज ये है कि आपकी इक्वेशन कैसे बनेगी। हम क्या दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पे। आप देखो, हमने पोटेंशियल की बात तो कर ली, ठीक है ना, आपने पोटेंशियल की तो बात कर ली। अब क्या चीज बची, करंट कितना है। रेजिस्टेंस तो आपको पहले से दे रखा है ना। देखो तीन तो चीजें हैं, दिमाग कैसे लगाना है। देखो आपके पास एक ही तो फॉर्मूला है, ओम्स लॉ। पोटेंशियल की हमने बात कर ली, हर जगह पोटेंशियल लिख लिए। एक पोटेंशियल हमको मालूम नहीं है, वो हमको इक्वेशन से मालूम चलेगा, है ना। ओके, रेजिस्टेंस कितनी है वो पहले से लिखी हुई है ना। तो यानी करंट की बात करनी चाहिए अब, ठीक है। ओके, अब आप देखो कि यहां से जब करंट एंटर हुआ था, तो वो पहली बार जब यहां से करंट एंटर हुआ था तो वो इस तरीके से दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया था, ठीक है। और जब करंट यहां से बाहर निकला था तो उससे जस्ट पहले ये इन दो पार्ट्स में स्प्लिट था। 2 और 4 रेजिस्टेंस में जितना करंट वो फ्लो हो रहा था, ये मिलके ही तो बाहर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है, ये बराबर था इन दोनों रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है ना, कंसेप्ट, ठीक है। जितना करंट स्प्लिट हुआ था पहली बार, और जब फाइनली जब निकला था तो करंट इससे पहले इन दोनों रेजिस्टेंस में होगा, तो इसका जो सम है टोटल वो भी I था और इसका भी सम I होगा, है ना। तो इस कंसेप्ट का यूज करके हम काम कर सकते हैं, ठीक है। जो टोटल करंट एंटर हो रहा है वही तो टोटल करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। और टोटल करंट एंटर होते वक्त कितना करंट निकल रहा है, 1 रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है और 3 रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। यही करंट किसके बराबर है, 2 रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है और 4 वाले रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ओके, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हम करंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा V अपॉन R। उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और कितनी उसमें रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे करंट की वैल्यू लिख सकते हैं। ओके, वन जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आपको यहाँ पे ये चीज काम आएगी, ठीक है ना। 1 जो रजिस्टर है, एक तरफ तो उसके 50 वोल्ट है, आप देखो एक तरफ तो 50 वोल्ट है और एक तरफ x वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 50 माइनस x डिवाइडेड बाई इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 1 वाले की 1 है, तो इतना करंट फ्लो हो रहा है 1 रजिस्टर में से, ठीक है। प्लस 3 रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि 3 रजिस्टर के अक्रॉस भी इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है, 50 माइनस एक्स, ठीक है ना। एक तरफ तो 50 है, एक तरफ x है, तो यानी इसके अक्रॉस भी 50 माइनस एक्स पोटेंशियल डिफरेंस है। और कितनी रेजिस्टेंस है, इसकी 3 है, तो 3 आ गया, इज इक्वल टू 2 रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ये काम आपको करना है, ठीक है ना।
अब ये काम आपको करना है कि 2 और 4 में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसी तरीके से दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो और उसकी रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो उसका करंट आ जाएगा, है ना। ऐसा करके इधर वाला पार्ट लिखो इक्वेशन का। अगर आपने इस इक्वेशन का एक हिस्सा भी लिख लिया अपने तरीके से तो उससे कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, ठीक है। ओके, ओके करते हैं, है ना। आप देखो 2 रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, x माइनस जीरो। हाई वो है ना, वहां से फ्लो हो रहा है तो x माइनस जीरो, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, डिवाइडेड बाय कितनी रेजिस्टेंस है 2। तो ये 2 रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आ गया, प्लस 4 वाला जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, x माइनस जीरो, यानी x माइनस जीरो डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 4। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन गई। ये है वो इक्वेशन, और इस इक्वेशन से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, आपको आता है इतनी मैथ, है ना। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, बहुत आसान हो, उसके बाद आंसर आ जाएगा, है ना। ओके, तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो और x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। ओके, आप निकालो जब तक मैं इसको दोबारा लिखता हूं। 50 माइनस एक्स बाई 3 और दूसरी तरफ आपका x माइनस 0 बाई 2 प्लस एक्स माइनस 0 बाई 4। ये है इक्वेशन, ठीक। ओके, सॉल्व करते हैं इसको, है ना। यहां पे ले लो इसका एलसीएम 3 ले लेते हैं। 3 ऊपर चला गया, 150 माइनस 3x प्लस 50 माइनस x, ठीक है ना, ठीक है। ओके, यहां पे आ जाएगा ये 4, 2 पर मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस x, ठीक है, आ गया ये, है ना। क्योंकि नंबर बड़े छोटे हैं तो इसलिए एलसीएम लेने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, इसलिए हमने जो नॉर्मल तरीके से किया है इसे, ठीक है। ओके, 150 प्लस 50 200, 3x माइनस x 4x डिवाइडेड बाई 3, 2x प्लस x 3x बाई 4, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब इस चीज़ को कर सकते हैं माइंड में, इतना ये माइंड में कर सकते हैं रीअरेंज, ठीक है। 4 इंटू सारे नंबर एक जगह लिख लेते हैं, 4 इंटू 200 800, 3 इंटू 3x 9x, 4 इधर आ जाएगा, है ना। नहीं, एक मिनट, 4 उधर मल्टीप्लाई होगा तो आपका पहले 800 आएगा, है ना। और ये 16x होगा, 4 इंटू 4, इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, 4 इंटू 4 16x। तो इधर मल्टीप्लाई हुआ 9, 3 इंटू 3 9x, और उधर से आ गया 16x। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि जब आपने इतना काम कर लिया तो फिर थोड़ा ध्यान लगाओ, ठीक है ना, क्योंकि कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4 इंटू एक्स, तो 16x आएगा माइनस 16x, और उधर आके प्लस हो गया तो 25x हो गया। ये आ गया आपका आंसर 825x। यहां से x की वैल्यू निकाल लो आप, x इज इक्वल टू 800/25। इसको कैसे करोगे सॉल्व, है ना। एक चीज आपको जानी पहचानी मालूम है पहले से, हंड्रेड को 25 से कैंसिल आउट करना तो हमको पहले से आता है ना। ये हमको पहले से मालूम है कि 4 होता है,
तो 8 इंटू 4 कितना हो गया, 32 हो गया, यानी x की वैल्यू आ गई 32 वोल्ट। ठीक है, अब जैसे ही आपके पास ये वैल्यू आ गई, सारा काम आसान हो जाएगा। देखो ये आ गया आपके पास, पूरी वैल्यू आ गई। यानी आपके पास x की वैल्यू आ गई 32 वोल्ट। अब हर जो आपकी जो रजिस्टर है इसके हर अक्रॉस आपके पास पोटेंशियल आ गया। 1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, इधर 50 वोल्ट है, इधर कितना है 32 वोल्ट, इधर कितना है ये 32 वोल्ट। ठीक है, इधर कितना है ये 0 वोल्ट। ठीक है, ओके। तो 1 जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ओम्स लॉ अप्लाई कर दो। हर रेजिस्टर के अक्रॉस आपको ओम्स लॉ अप्लाई करना है, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस अब ये अप्लाई कर दो। मेन चीज ये था, आपको जैसे ही पोटेंशियल पता चल गया ना, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करके 1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये निकालना है। ओके ओके, 1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 50 माइनस 32 18। तो आपने लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस 18। कितना करंट फ्लो हो रहा है ये तो निकालना है। रेजिस्टेंस कितनी है 1 है, तो करंट की वैल्यू आ गई I इज इक्वल टू 18 एम्पियर। 18 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 1 वाली रेजिस्टेंस में से। इसी तरीके से आप निकाल लो कि 2 रजिस्टर के अक्रॉस कितनी फ्लो हो रहा है ना। तो 2 रजिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ अप्लाई करके पता करो कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, काम जब भी मौका मिले खुद करने के लिए तो करो। ठीक है, उसी से कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। ओके, तो 2 जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस ये ओम्स लॉ आपने लगा दिया, तो इससे आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, यानी 32 माइनस 0 यानी 32 वोल्ट। कितना करंट है फ्लो हो रहा है ये तो पता करना है। रेजिस्टेंस कितनी है इसकी 2 है, आई की वैल्यू आ जाएगी, 2 कैंसिल हो जाएगा 32 है ना, तो 16 एम्पियर आ गया। यानी आपको मालूम चल गया, देखो इस ब्रांच में 1 में से तो 18 एम्पियर करंट जा रहा है और 2 में से अभी आपने निकाला कि 16 एम्पियर करंट जा रहा है ना, 16 एम्पियर। तो 18 इधर से आ रहा है, 16 आगे चला गया, तो नीचे कितना जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो CD ब्रांच में से आपके पास करंट की वैल्यू आ गई कि 2 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, तो है ना, बहुत अच्छा तरीका है ये। ठीक है, आपको सिर्फ पोटेंशियल की वैल्यू एक बार निकालनी थी और उसके बाद तो काम बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ओम्स लॉ अप्लाई करना बहुत ही सिंपल काम होता है। ठीक है, ओके। फाइनली एक डाउट डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ओके ओके, किसी बच्चे में ये डाउट आ सकता है कि ये जो हमने सर्किट का एनालिसिस किया, ठीक है, इस तरीके से ये आपने सर्किट का एनालिसिस कर लिया है पूरा और सब चीज़ पता चल चुकी है। आपको मालूम चल चुका है कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल है ना, ये 50 वोल्ट है। आपको ये भी मालूम चल गया यहाँ पे 32 वोल्ट है, यहाँ पे भी ये 32 वोल्ट है। ठीक है, ये 0 वोल्ट है ना, हर जगह के पोटेंशियल मालूम चल गए। इस ब्रांच की रेजिस्टेंस 1 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है। ठीक है ना, और इस ब्रांच में जो CD ब्रांच है इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, है ना। ओके, करंट की वैल्यू भी आपको हर जगह मालूम चल गई कि इधर से 18 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इस वाली ब्रांच में से 16 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 24 में से 18 गए तो इस वाली ब्रांच में से 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, यहां से आपका 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, एंट्री के वक्त कितना करंट था 18 + 6 यानी कि 24 एम्पियर करंट एंटर हुआ और 18 ऊपर से चला गया, 6 नीचे से चला गया। ठीक है, 16 ऊपर से आया, 8 इधर से आया, तो फाइनली कितना करंट जा रहा है 24 एम्पियर। तो जितना करंट आया था उतना ही करंट वापस आ रहा है। ठीक है,
और सी डी ब्रांच में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है आपका 2 एम्पियर। ठीक है, तो पूरे सर्किट के एनालिसिस हो गया, हर जगह का पोटेंशियल आपको मालूम है, हर ब्रांच में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, सब कुछ मालूम चल गया है ना। लेकिन अब एक बच्चे ने कहा कि सर सीडी ब्रांच में तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं थी, है ना, तो ये रास्ता तो बहुत अच्छा था, तो करंट इतना सारा करंट इधर से गया, इधर से ज़्यादा करंट आना चाहिए था, है ना। उस बच्चे का कहना ये है कि ये रास्ता अच्छा है, इसकी रेजिस्टेंस कम है, तो यहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो होना चाहिए था और इधर से कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो कुछ और हो रहा है, यहाँ पे तो 16 एम्पियर इधर से जा रहा है और 2 एम्पियर इधर से जा रहा है। अब कैसे समझाएं इसको, है ना। देखो आप ये देखो कि ये जो ब्रांच थी जहाँ से आप कह रहे हो कि 16 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है ना, इस ब्रांच के अक्रॉस कितना पोटेंशियल था, इधर 32 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट है, तो इस ब्रांच के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 32 माइनस 0 यानी 32 वोल्ट। 32 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है इस ब्रांच के अक्रॉस। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस है, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आपने देखा कि इस ब्रांच में तो 32 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन ये जो सीडी ब्रांच है ना आपकी, जिसमें से आप ये हमको लग रहा है कि ज़्यादा करंट जाना चाहिए था, आप ये देखो कि सी और डी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 0 पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक तरीके से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखो ये रास्ता तो अच्छा है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये भी तो देखो कि पोटेंशियल डिफरेंस भी तो 0 है। करंट को, चार्जेस को भेजने वाली जो चीज़ चाहिए हमको, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वो भी तो यहाँ पे 0 है ना। रेजिस्टेंस 0 है, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस भी तो 0 है। यहाँ पे माना कि 2 एम्पियर 2 ओम की रेजिस्टेंस है ना, लेकिन इतना एनफ पोटेंशियल डिफरेंस है, इतनी ताकत है यहाँ पे, इतना पोटेंशियल डिफरेंस है जो करंट को 16 एम्पियर करंट को यहाँ से भेज सकता है आराम से। यह है चीज़ कि यहाँ पे ये बात ठीक है कि रेजिस्टेंस है, लेकिन आपके पास इतना एनफ पोटेंशियल डिफरेंस है कि वो 16 एम्पियर जितना करंट यहाँ से फ्लो करवा सकता है, वो इतने चार्जेस को यहाँ से पुश कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने उस कंसेप्ट को जब डिस्कस किया था कि जब किसी ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होती तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 है, तो वहाँ से कितना भी करंट फ्लो हो सकता है और वो करंट की वैल्यू सर्किट डिटरमाइन करेगा, पूरा सर्किट डिटरमाइन करेगा कि उसको कितने करंट को यहाँ से फ्लो होना है। यहाँ से कितना भी करंट फ्लो हो सकता है होने को तो, लेकिन कितना फ्लो होगा ये डिटरमाइन करेगा, सर्किट डिटरमाइन करेगा, ठीक है ना। देखो जो शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन होती है वो अलग चीज़ है, उसके अंदर क्या होता है कि 2 वायर पैरेलल में होते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि देखो शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन में क्या होता है कि इस तरीके से होता है, यहां पे तो मैं बहुत हाई रेजिस्टेंस कर दूं, सपोज कीजिए यहां पे मैं 0 कनेक्टिंग वायर लगा देता हूं और यहां पे सपोज कीजिए 2 ओम की रेजिस्टेंस है और यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, 0 रेजिस्टेंस है। अब करंट यहां से एंटर हो रहा है, ये दोनों पॉइंट किसमें है, पैरेलल में है, तो इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन। अब सारा करंट उधर से चला जाएगा ऊपर से और यहां से कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमने देखा था अभी जो करंट को जैसे हम डिवाइड करते थे तो जो मुश्किल रास्ता है यहां से थोड़ी जाएगा अब करंट, अब तो करंट यहां से चला जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये शॉर्ट सर्किट वाली सिचुएशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये ए और बी, यहाँ पे अगर हम पॉइंट की डिस्कस करें ए और बी, तो इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं है, ये पोटेंशियल कहाँ से सेट हो रहा है, पूरे सर्किट के हिसाब से सेटअप हो रखा है कि ये पोटेंशियल ज़्यादा है ये कम है, और इस केस में अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 है तब ये फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और सारा करंट इधर से चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं थी। अपने केस में तो क्या था कि सीडी जो ब्रांच थी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 था,
लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होता, ये सर्किट के हिसाब से डिटरमाइन हो रखा है कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। उस केस में ये शॉर्ट सर्किट होगा और सारा करंट इधर से चला जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। हमारे क्वेश्चन में तो ये जो रजिस्टर है, ये जो ब्रांच है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो है, और इसलिए इसमें से जो करंट फ्लो होगा उसको सर्किट डिटरमाइन करेगा कि कितना फ्लो होना है। यहाँ से चुपचाप करंट निकल जाएगा, ठीक है ना। उसको भेजने के लिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि उसे किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो भी करंट होगा वो यहाँ से चुपचाप निकल जाएगा, ठीक है। आई होप कि इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा और थोड़ा हम अपने आप को समझा सकते हैं कि इस तरीके से होता है, ठीक है। ओके, बाकी और भी देखेंगे, है ना। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।